राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए अब बीएड के एग्ज़ाम तो कल से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन एमएड के एग्ज़ाम भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसने नहीं भरे वो भर दीजिएगा। एमएड वाले, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि आपके टोटल 4 पेपर हैं एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये जो पेपर है जिससे आप अभी आप अपने सामने देख पा रहे हो, ये 4th पेपर है एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का। ये 4th पेपर है। इसका नाम है शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ, यानी कि मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट। ठीक है, ये 4th पेपर है, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ जो पेपर चल रहा था, यहाँ जो नोट्स डाले जा रहे थे वो 2nd पेपर के डाले जा रहे थे पहले। ठीक है, 2nd पेपर के डाले जा रहे थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पहले 4th पेपर करा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड बातें हैं। क्योंकि रिसर्च जल्दी पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए पहले रिसर्च को करा दीजिए, उसके बाद आप 2nd और 3rd को देख लीजिएगा। ये था। तो फर्स्ट का तो हम सारा मटेरियल डाल चुके हैं, 2nd वाला चल रहा था, लेकिन इसको अभी हम बीच में थोड़ा सा रोक रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट 4th वाले पेपर को ले रहे हैं, और 4th पेपर में हम आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप लोग सही से समझना, सुनना, और अच्छा पेपर है, सही से समझोगे तो समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, सही से समझिएगा। रिसर्च से रिलेटेड पेपर है ये। तो ये पहली वीडियो है पेपर 4th की। इसका नाम है मैथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट। उसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, हम लोग देखते हैं। आपको जैसा कि पता है कि हर एक में 5 यूनिट हैं, चारों पेपरों में 5-5 यूनिट हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 5 यूनिट हैं इसकी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो 5वें यूनिट की, जो फर्स्ट यूनिट की पहला जो चैप्टर है ए, इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए साइंटिफिक मेथड एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसको हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना, आपके लिए ही तैयार किया जाता है यहाँ वीडियो, जैसे कि आपको सही बात समझ आए, सारी बात समझ आए, और आप अच्छी तरह से पढ़ पाओ। ठीक है, तो आप देखिएगा, पढ़िएगा अच्छी तरह। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग होती है अब पेपर 4th की, रिसर्च फर्स्ट की, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन हम लोग यहाँ आप शुरुआत करते हैं। यहाँ इन चीज़ों को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियाँ। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है कि आपको जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ हम लोग डेस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे, और आप उसी में से अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना। उसमें हम बताते जाएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसे आप निकालने की कोशिश करना और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ते जाना। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन सी हैं, और शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसे देखेंगे हम लोग। और अनुसंधान से क्यों रखा जाता है पीजी ग्रुप में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में क्यों रखा जाता है, ये देखेंगे हम यहाँ पर। और भारत में शैक्षिक अनुसंधान की ये प्राथमिकताओं की विवेचना, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, विशुद्ध व्यवहारिक क्या होता है, और मौलिक और क्रियात्मक शोध में अंतर क्या होता है, ये सारे प्रश्न हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझाएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो पूरा समझ आएगा बड़ी अच्छी तरह से। ठीक है, चलो चलते हैं। ये क्या खुल जाता है चलो देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आपने देख लिया है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये देखिए, स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ आप लोग लेते जाना। और देखो, कोई ये मत कहना कि क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। और फिर भी आपको नहीं क्लियर नज़र आ रहा हो तो जैसे कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि यहाँ जो 3 पॉइंट्स होंगे ना, उन 3 पॉइंट्स को क्लिक करना, यहाँ पर हाई क्वालिटी करके अपनी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है ये एजुकेशन रिसर्च क्या है। ठीक है, देखते हैं। पहला है कि ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो का विस्तार से वर्णन कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग अच्छी तरह समझते जाना। सबसे पहले तो देखो, इसमें ये बताया गया है कि जो हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं ना, जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि अपने आप ज्ञान ग्रहण कर लेते हो। 2 चीज़ होती है, एक तो ज्ञान ऐसा होता है जो अंदर से ही पैदा होता है बच्चे के। ठीक है, और दूसरा होता है अर्जन, ज्ञान का अर्जन करना, यानी अर्जित करना, ज्ञान को ग्रहण करना। तो जो ज्ञान अर्जन होता है ना, वो हम अपने आप नहीं कर पाते, वो बाहर की किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी भी परिभाषा से, या किसी भी चीज़ से हम लोग बाहर से जो ज्ञान है वो ग्रहण करते हैं, यानी अर्जन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा कि ज्ञान का जो अर्जन और विस्तार है ना, कोई स्वचालित या शाश्वत प्रक्रिया नहीं है, कोई स्वचालित नहीं, अपने आप नहीं जो होता है। इसके लिए भी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको कुछ विद्वानों की, कुछ प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
ठीक है। और ये जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो ना, उस ज्ञान को प्राप्त करने की कुछ विधियाँ होती हैं और उन्हीं विधियों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो विधि कैसी कैसी होती है? पहली विधि होती है प्राधिकार विधि, यानी कि अथॉरिटी। ये अथॉरिटी कैसी होती है? देखो, आपको यदि किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आता है, आपको किसी चीज़ में समस्या है, तो आप कहाँ जाओगे? किसी अथॉरिटी के पास जाओगे। वहाँ जाकर कहोगे कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताइए, हम क्या करें। सपोज़ करो आपके क्षेत्र में कोई डीएम है, ठीक है, और आपके यहाँ बहुत बड़ी समस्या चल रही है, रोड नहीं बन रहे हैं, नाले नहीं बन रहे हैं और बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, या फिर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आप क्या करोगे? आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो आप किसी प्राधिकारी के पास जाओगे, अथॉरिटी के पास जाओगे, उनसे जाकर सारी समस्या को बताओगे कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, अब बताइए क्या करना चाहिए, आप बताइए हमें। तो वो जो विशेषज्ञ है ना उस चीज़ का, वो आपको अच्छी तरह सलाह देगा कि देखो आप ऐसा करो कि मैं वहाँ आऊँगा, मैं ये सारी चीज़ देखूँगा, मतलब वो सारी बात आपसे बताएगा। या फिर सपोज़ करो आप आपकी मार्कशीट है, आपकी मार्कशीट आपके कॉलेज में है अभी, अब आपने फ़ीस अपनी जमा की थी, लेकिन फ़ीस वहाँ नहीं पहुँची और इस वजह से आपकी मार्कशीट को कॉलेज वाले नहीं दे रहे। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी कौन है? आपके कॉलेज के आप अपने जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, एचओडी होगा, आप उसके पास जाओगे, उनसे आकर सारी बात कहोगे और जब सारी बात जाकर कह दोगे, तब वो आपको कोई ना कोई एक सलाह या सुझाव देंगे कि आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। वो आपसे कहेंगे बेटा आपने जो फ़ीस भरी थी उसकी रसीद आपके पास होगी, वो ले आओ, क्योंकि ये नहीं मान रहे तो इनको रसीद दिखा देना, आपको मार्कशीट मिल जाएगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कि आपको कैसे कैसे अपनी मार्कशीट को लेना है। तो ज्ञान ही तो प्राप्त हुआ कि आपको सारी प्रोसेस पता चल गई है अब कि यदि मार्कशीट आपके पास आपको नहीं मिले और आपकी फ़ीस जमा हो चुकी है लेकिन कॉलेज वाले नहीं मान रहे, तो आप क्या करोगे? रसीद दिखा दोगे वहाँ जाकर, और रसीद दिखा दोगे तो आपको मार्कशीट मिल जाएगी, यानी कि आपको इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? पहली विधि है अथॉरिटी, ठीक है। दूसरी है परंपरा, एक ट्रेडिशनल में क्या होता है आप जानते ही हो। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है कि जो पहले से चला आ रहा है ना, वही हम काम करें। जैसे ये लोग कैसे कपड़े पहनते थे पहले, क्या करते थे, जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे पिताजी हैं, धोती कुर्ता पहनते थे पहले, तो हम भी पहनने लगे। तो ज्ञान किन से मिला? हमारे परंपराओं से ज्ञान मिल रहा है। पहले हमारे यहाँ दीपावली बहुत बड़े रूप में मनाई जाती थी, तो हम भी अब तक मना रहे हैं, है ना। और हमारे खाना पीना सात्विक रहा है, तो हम अब भी सात्विक खाना पीना कर रहे हैं। पूजा पाठ हमारे घर में शुरू से होती आई है, तो हम अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है ना, जो हमारी प्राचीन परंपराओं से ज्ञान मिलता है, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल। ठीक है। जो हमें पुरानी चीज़ों से हमें ज्ञान मिला उसे कहते हैं ट्रेडिशनल। ये ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ बताई जा रही हैं। पहली क्या आपने सुनी? प्राधिकार विधि। प्राधिकार या किसी अथॉरिटी के पास जाकर आप ज्ञान लेते हो। दूसरा, आप देख कर सीख गए अपनी परंपराओं को। ठीक, आगे देखिए। और अब तीसरी विधि आती है। देखो हम बड़े शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, आप समझते जाना। ठीक है। मुख्य रूप से बात यह है कि आपको इन चीज़ों को समझ लेना है कि वास्तविकता में है क्या। और वैसे भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सारा लिखने के लिए नहीं आना है, और केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम आपको जो बता रहे हैं उनको आप लिखते जाओ या समझते जाओ, है ना। और देखो पहली विधि आपने देख ली अथॉरिटी, दूसरी विधि देख ली आपने ट्रेडिशनल मेथड है, और थर्ड जो है वो अनुभव। अब व्यक्ति अपने अनुभव से भी सीखता है, व्यक्ति अपने अनुभव से भी सीखता है। जैसे पहले आदि मानव लोग हुआ करते थे, उनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दो पत्थरों को आपस में रगड़ा तो आग जलने लगी, और आग जलने लगी तो भोजन बनाने लगे उससे वो। तो बस उन्हें ज्ञान हो गया कि हाँ आग कैसे जली, भोजन कैसे तैयार हुआ। और जब भोजन की व्यवस्था उनकी होने लगी तो वो जितने भी कंदमूल फल थे उन सबको तोड़ने की बजाय अपना भोजन तैयार करने लगे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति अनुभव से सीखता है। अब हम किसी से कहते हैं ना बेटा इस रास्ते पर मत जाना, यहाँ बड़े बड़े पत्थर है, ठोकर लग सकती है या फिर कांटे हैं, लेकिन वो व्यक्ति तब तक नहीं मानेगा जब तक वो खुद ठोकर नहीं खा जाएगा या खुद के पैरों में कांटे नहीं चुभ जाएंगे, तब तक वो मानेगा नहीं। अब एक बड़ा जीता जागता उदाहरण बताऊँ। अभी किसी से आप ये कहो कि बेटा आजकल जो चल रहा है ना उस चक्कर में मत पड़ना आप, तो आजकल बड़े धोखेबाज लोग हैं, प्रेम के चक्कर में फंसा लेते हैं, उस चक्कर में मत पड़ना। तो बड़ा लोगों को बुरा लग जाता है कि यार क्यों बुरा कह रहे हैं हमसे। लेकिन ये लोग कब संभलते हैं? जब खुद चक्कर में पड़ जाते हैं और कोई ना कोई परेशानी सामने आ जाती तब, है। तो भैया देखो सब लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस भी ऐसी चीज़ होती है जो हमें सिखाता है। ओके, ध्यान रखना। यदि आपका कोई बड़ा, आपके माता पिता, शिक्षक, बड़े बूढ़े या कोई भी आपसे कुछ कह रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए कह रहे हैं, ध्यान रखा करो। ठीक है। तो क्या करता है व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। चौथा देखिए, चौथा क्या है? निगमनिक तर्क, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग।
डिडक्टिव रीजनिंग से भी हम लोग सीखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें ऐसा होता है, आप पढ़ के देखिए, विश्वसनीय ज्ञान प्राप्ति के साधनों को विकसित करने के लिए पुराने ग्रीकवासी दार्शनिक अरस्तु और उनके अनुयायियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दो मेथड होते हैं, एक होता है डिडक्टिव और एक होता है इंडक्टिव। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड जो होता है इसमें पहले नियमों की बात की जाती है, पहले नियमों की बात की जाती है, और जो इंडक्टिव होता है यानी आगमन विधि होती है उसमें पहले उदाहरण की बात की जाती है। ये इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों को विशेष ध्यान रखना। ये एक नहीं, कम से कम 100 बार पूछा जाता है कि निगमन विधि क्या होती है और आगमनिक विधि क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें पहले नियमों की चर्चा की जाती है, नियमों के बाद उदाहरणों पर पहुँचा जाता है। सपोज़ करो कि आपके सामने एक व्यक्ति हैं और वो आपको ये कह रहा है कि देखो भैया, जब हम हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला देते हैं तब जाकर पानी का निर्माण हो जाता है, तब जाकर पानी बन जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले नियम बताया कि आपको क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि तब जल बन पाएगा। ठीक है, तब आपका पानी बनेगा। तो ये नियम ही तो बताया पहले कि ये नियम है भैया, इसके बाद ये पानी बनता है, तब ये उदाहरण आया। ठीक है, तो निगमन तर्क में क्या है, ये है सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। ओके, और ये जो विधि थी ना, निगमन तर्क वाली विधि जो थी, ये अरस्तु ने दी थी। अरस्तु कहाँ का था, ग्रीकवासी था। कहाँ का था अरस्तु, ग्रीकवासी। ठीक है, तो और देखिए उसने साइलोगिज्म नाम से जानी जाने वाली एक विधि विकसित की जिसे गहन चिंतन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग लगाते जाना या लिखते जाना कि अरस्तु कहाँ का था, अरस्तु कहाँ का था, ग्रीक का था। दूसरा, उसने कौन सी विधि दी, निगमन विधि दी, और आगमन विधि भी अरस्तु नहीं दी थी, लिख लेना। ठीक है, और उसने क्या दिया, साइलोगिज्म नाम से जानी जाने वाली एक विधि बताई जिसे गहन चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेना। ओके, और क्या कहते हैं इसमें, ये जो निगमन तर्क जो होता है ना, जो निगमन विधि होती है ना, वो ज्ञात से अज्ञात तक चलती है, ज्ञात से अज्ञात तक। ठीक है, मतलब क्या, ज्ञात क्या था, आपको पता था हाइड्रोजन है, आपको पता था ऑक्सीजन है, ये ज्ञात है आपको कि हाँ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके सामने। अब उसके बाद जो आपको ज्ञात नहीं था यानी कि जो अज्ञात था, आप वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये चलती है। ऐसी है ये निगमन तर्क वाली विधि, ऐसी है ये निगमन विधि। ठीक है, और इसका जो प्रभाव होता है इसमें, और आप लिख लीजिएगा कि और क्या क्या है इसमें। इसमें ये होता है कि सबसे पहले तो यही है कि पहले नियम बताए जाते हैं, इसका बता रहे हैं आपको। ये अभी नहीं, ये आपके हर चीज़ में काम आएगा, केवल यही नहीं, आपके ये बीएड में भी काम आएगा, एमएड में भी काम आएगा, आपका टीईटी में भी काम आएगा, और भी जितने भी आपके शिक्षकों से रिलेटेड परीक्षा होते हैं सब में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि पहले यहाँ नियम सिखाए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण सिखाए जाते हैं। ठीक है, पहले नियम होते हैं फिर उदाहरण। और क्या है, और इसमें प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर पहुँचाया जाता है। ठीक है, पहले प्रमाण दिया जाएगा फिर उसके बाद प्रत्यक्ष की ओर पहुँचा जाएगा। प्रत्यक्ष पहले प्रमाणी तो दिया था आपको, जल के अणुओं को बता करके जल में कौन कौन से अणु होते हैं। ठीक है, पहले प्रमाण फिर प्रत्यक्ष की ओर पहुँचा जाता है। उसके बाद ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर पहुँचती है। सूक्ष्म आपने देख लिया, सूक्ष्म से स्थूल की ओर पहुँचती है। सूक्ष्म देखा ना आपने अभी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु थे, छोटे छोटे थे, अब स्थूल की ओर पहुँच गए, अब जल तक पहुँच गए। और क्या है, और ये अमूर्त से मूर्त की ओर पहुँचती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके हाथ में पकड़ में तो आई नहीं, तो अमूर्त रही है। और ये मूर्त की ओर पहुंचा दे। इसने मूर्त यानी कि वो वस्तु होती है जो पकड़ में आ जाए। तो जल तो आप अपने किसी बर्तन में भर सकते हो, देख सकते हो, पकड़ सकते हो अच्छी तरह। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर। और क्या, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो हम बोलते हैं ना, वो लिखते जाना, वो बहुत ज़रूरी है। और ये आपके लिए नहीं, ये सब लोगों के लिए ज़रूरी है जो शिक्षक का एग्ज़ाम देंगे, टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे। देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और क्या है, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ देख ली है ना, अभी जो हमने बताया ज्ञात से ज्ञात की ओर, ये सारी चीज़ आपने देख ली होंगी। और नियम से उदाहरण की ओर, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया क्या, निगमन तर्क के बारे में, क्योंकि हम इससे भी बहुत सीखते हैं, निगमन तर्क से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और आप ये देखना चाहें तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना। यह है कि सब जीव जंतु नश्वर हैं, श्वान कुत्ता एक जीव है, अतः श्वान की मृत्यु होगी। ये सब क्या, निगमन तर्क विधि है। अब आगमन तर्क में देखिए, जो आगमन तर्क विधि है ना, वो निगमन तर्क का जस्ट उल्टा है, वो इसका जस्ट उल्टा है। जैसे आपने अभी निगमन को देखा, अब आप आगमन को देखोगे तो उसका जस्ट उल्टा मिलेगा आपको। ठीक है,
ओके, जैसे हमने बताया अमूर्त से मूर्त की ओर ये बताया था, लेकिन ये क्या है, ये मूर्त से अमूर्त की ओर है। यहाँ पर पहले बता दिया जाता है आपको कि बेटा ये जल है, H2O का मतलब है जल, यानी कि पहले उदाहरण दे दिया गया, यहाँ पहले उदाहरण दे दिया जाता है। उसके बाद नियमों की बात की जाती है। नियम क्या कि H2+O मिलकर जल बनाते हैं। तो यहाँ पहले उदाहरण दिया गया, फिर नियम बताया गया। ठीक है, ये होती है आगमन तर्क विधि यानी इंडक्टिव मेथड, और इसका भी जो निर्माण किया था वो भी अरस्तु ने ही किया था। ओके, और चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, व्यापकता और मान्य प्राधिकारियों के प्रकथनों पर आधारित निष्कर्ष तभी सही निकलेंगे जब साध्य सत्य हो। उनकी सत्यता को परखने के लिए फ्रांसीसी बेकन ने यह जोर दिया कि प्रेक्षण से तथ्य विशेष की पुष्टि होने पर ही सामान्य निष्कर्ष निकाले जाएं। ये आप याद रख सकते हो कि बेकन कहाँ का था, ये फ्रांसीसी था। ठीक है, और इसने क्या कहा था, तो इसने यही कहा था कि प्रेक्षण से तथ्य विशेष की पुष्टि होने पर सामान्य निष्कर्ष निकाले जाएं, ये सारी बात कही थी। ठीक है, और इस विधि को आगमनिक तर्क के नाम से जाना जाता है, अर्थात विशेषता से सामान्यता की ओर। ये क्या है, ये विशिष्टता से सामान्य की ओर जाता है। और वो ये वाली विधि कैसी थी, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रही थी। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रही थी, लेकिन आगमनिक विधि है ये विशिष्टता से सामान्य की ओर जा रही है। तो आप ये विशेष ध्यान रखना अच्छी तरह से, इसका जस्ट उल्टा ही है, ये निगमन का जस्ट उल्टा है आगमन। ठीक है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप समझ लो जिससे आपको क्लियर समझ आ जाए कि आगमन और निगमन में फ़र्क क्या है। जो मुख्य फ़र्क हमने आपको बता ही दिया है कि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद उदाहरण के बाद नियम आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले नियम आता है उसके बाद उदाहरण आता है। और आपको कुछ याद नहीं रहे तो पानी वाला एग्जाम्पल याद रखना कि पानी, इसमें पहले नियमों के बारे में बात करते हैं ना, और इसमें बात करते हैं पहले उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पर पहले इन्होंने जल बता दिया, फिर जल बनता कैसे ये बता दिया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। ये सीखने की विधियाँ बता रहे हैं, ज्ञान की विधियाँ बता रहे हैं कि ज्ञान कैसे कैसे मिलता है। अब देखिए वैज्ञानिक विधि क्या होती है। वैज्ञानिक विधि, आप जहाँ भी वैज्ञानिक के बारे में बात सुन लें या वैज्ञानिक चीज़ के बारे में बात सुन लें तो समझ लेना कि सबसे पहले तो विज्ञान की परिभाषा याद कर लेना कि किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि वही होती है जिसमें पूरी तरह सत्यापन, सत्यशीलता हो। ठीक है, ये क्या क्या हो गया, पता ही नहीं क्या क्या खुल जाता है। चलिए देखिए, ये आप याद रखना कि वैज्ञानिक विधि क्या होगी, जो पूरी तरह सत्यशीलता से हो, और मतलब सत्य हो, वस्तुनिष्ठ हो। यहाँ देखो एक बार, सत्य हो, वस्तुनिष्ठ हो, लास्ट वाली लाइन में देखो, और निश्चयतात्मकता हो और सामान्यता हो उसमें। ठीक है, वैज्ञानिक विधि का मतलब ही ये है कि उसमें विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होगा, निश्चित ज्ञान होगा, सत्य होगा, वही है विज्ञान विधि। ठीक है, तो विज्ञान विधि जब होती है तो हम लोग विज्ञान विधि के द्वारा भी बहुत कुछ सीखते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं। वैज्ञानिक विधि या तर्क विधि ऐसी विधि है जिससे हम वास्तविकता को समझ पाते हैं कि हाँ वास्तविकता में ऐसा है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको वस्तुनिष्ठता शब्द नज़र आ जाए, जहाँ भी आपको वस्तुनिष्ठता शब्द नज़र आ जाए, सत्यशीलता नज़र आ जाए, क्रमबद्ध नज़र आ जाए, सामान्य निश्चित समझ आ जाए, यहाँ भी आपको ये शब्द नज़र आ जाए तो समझना ये वैज्ञानिक विधि है ज्ञान प्राप्त करने की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों ने इनके बारे में कुछ बातें बताई, कुछ परिभाषा दी। तो एक इंसाइक्लोपीडिया ने 1941 में बात कही। इंसाइक्लोपीडिया ने क्या कहा, इंसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है उन्होंने वहाँ की तरफ से ये बात प्रस्तुत हुई। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विधि बृहद अर्थ वाला शब्द है जो अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये परिभाषा है, आप इनका कुछ कीवर्ड्स हों आप उन्हें अच्छी तरह पढ़ लेना कि किसने कौन सी बात कही थी। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1941 में क्या कहा, इन्होंने कहा इनकी तरफ से ये बात प्रस्तुत हुई कि वैज्ञानिक विधि बृहद अर्थ वाला शब्द है जो अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक विधि का अर्थ अनुसंधान की ऐसी विधि से है जिसके द्वारा निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब देखो इनका कीवर्ड है निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान। ये ध्यान रखना कि 1941 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा ये प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया कि वैज्ञानिक विधि वो विधि होती है जिसके द्वारा निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, किसने कहा, इंसाइक्लोपीडिया ने। ये इसका कीवर्ड याद रखना कि निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1941। दूसरा देखिए, चैपलिन के अनुसार, चैपलिन ने क्या कहा था, वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियाँ जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया।
आप समझ गए। इंसाइक्लोपीडिया द्वारा प्रस्तुत जो किया गया था वो क्या था, निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान जिससे प्राप्त हो वैज्ञानिक विधि है। और चैपलिन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि ज्ञान की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि क्या है, जिसमें ज्ञान की खोज वैज्ञानिकों द्वारा की जाती है। ये किसने कहा, चैपलिन ने कहा। ठीक है, ये परिभाषा आपने देख ली। अब यहाँ देखिए कि एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के यानी कि वैज्ञानिक विधि के एलिमेंट क्या क्या है, तत्व क्या क्या है। तो ये तत्व आप याद कर लेना। ठीक है, ये तत्व आप याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं। ओके, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं ये आ सकता है। अब क्या क्या है, पहला है निरीक्षण, दूसरा है वर्णन, तीसरा है पूर्व कथन, चौथा है नियंत्रित परिस्थिति और पांचवा कारणों की पहचान। तो यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे सामने 2-3 बच्चे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, 2-3 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अब हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं कि वो लोग लड़ रहे हैं, तो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि बच्चे लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अब जब हमें दिखाई दे रहा है कि ये लोग लड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। हमारे पास कोई आंटी बैठी है, हम उनसे कह रहे हैं देखो ये लोग बच्चे कैसे लड़ रहे हैं। ठीक है, हमने उनसे कहा ये लड़ रहे हैं, तभी अचानक से हमने उनसे कहा कि देखो हो सकता है कि किसी बात के पीछे लड़ाई हो रही हो इन लोगों के बीच में, यानी पूर्व कथन। हम सोच रहे हैं, पूर्व कथन यानी पहले के कथन को सोच रहे हैं कि हो सकता है इनमें आपस में कोई लड़ाई लड़ी हो, इन लोगों में किसी ने किसी की चीज़ ले ली हो, इससे ये लोग आपस में लड़ रहे हों, ऐसा हो सकता है ना। तो हम ऐसे कहने लगे। अब क्या हुआ, अब परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नियंत्रित परिस्थिति यानी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उस सिचुएशन को, ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है इसको कंट्रोल करने की हम कोशिश करेंगे। हम चिल्लाएंगे बेटा लड़ो मत, ऐसे कहेंगे बेटा लड़ो मत, तो परिस्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं ना। अब जैसे लड़ाई उन लोगों के बीच में बंद करवाई, तो अब उन बच्चों से हम पूछना होगा कि बेटा क्या कारण था, क्यों लड़ रहे थे आप, क्योंकि अभी हमें तो पता नहीं था। यहाँ तो हम केवल सोच ही तो रहे थे कि हाँ कुछ हुआ होगा, लेकिन यहाँ अब हम उनसे पूछेंगे। ठीक है, अब हम उनसे पूछेंगे तभी तो हमें क्लियर पता पड़ेगा कि हाँ वास्तव में कारण क्या रहा, ये लड़ क्यों रहे थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि वैज्ञानिक विधि के जो तत्व है ना वो टोटल 5 हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने निरीक्षण किया, देखा उन बच्चों के हाँ वो लड़ रहे थे। दूसरा आपने वर्णन किया, अपने पड़ोस में बैठी किसी आंटी से आपने कहा कि देखो लड़ रहे हैं। तीसरा आपने पूर्व कथन, मतलब सोचा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है इन्होंने किसी एक दूसरे की चीज़ ले लिया या कुछ ले लिया हो, इस वजह से लड़ रहे हो। फिर आप उस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल करने के बाद क्या करोगे, आप कारणों की पहचान करोगे। ठीक है, ये थे वैज्ञानिक विधि के तत्व। ओके, अब देखिए वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषता क्या क्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाँ वस्तुनिष्ठता हो, जहाँ सत्यापनशीलता हो। देखो ये जो वीडियो बन रही है ना, ये इससे टैबलेट से बन रही है, तो हमें इसके बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार कुछ ना कुछ खुलकर आ जाता है यहाँ। ठीक है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। चैप्टर बहुत बड़ा है, ध्यान रखना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जल्दी हो जाए, अभी तो 2-3 पेज ही हुए हैं। तो वैज्ञानिक विधि की विशेषता क्या क्या है, देखिए वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता या पुष्टिकरण, निश्चितता, सामान्यीकरण, क्रमबद्ध। विज्ञान की जो विशेषताएं, इनके जो की पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखिएगा कि जहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी आ जाए, जहाँ पर वेरिफिएबिलिटी आ जाए, जहाँ पर निश्चितता आ जाए, जहाँ पर सामान्यीकरण आ जाए, जहाँ पर क्रमबद्ध अध्ययन आ जाए, वो क्या होता है, वो वैज्ञानिक विधि की विशेषता होते हैं। क्योंकि जहाँ पूर्णतः सत्यता होती है वो वैज्ञानिक विधि की विशेषता मानी जाती हैं। तो आप ये परिभाषाएं न याद करके आप इन चीज़ों को जरूर पढ़ लेना। आपके सामने से पूरी परिभाषाएं वगैरह भी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप आराम से इसे पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके, ये विशेषताएं होती हैं वैज्ञानिक विधि की। हमने इनको हाईलाइट कर दिया है, जो जो आवश्यक है आपके लिए वो हमने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और जो हम बता रहे हैं कि आप ये जो मेन हेडिंग है इनको पढ़ लेना, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वैज्ञानिक विधि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जहाँ सत्यता, निश्चितता, सामान्यीकरण, प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता ये सब आ जाए, क्रमबद्धता आ जाए, तो वही वैज्ञानिक विधि की विशेषता हो जाएगी। ठीक है, और भी है वैज्ञानिक विधि की कुछ विशेषताएं, जिसमें नियंत्रण, वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारूप कैसा हो, पुनरावृत्ति होती है, इसमें शुद्धता होती है और पूर्वानुमान की क्षमता होती है। वैज्ञानिक विधि होती है उसमें पूर्वानुमान की क्षमता होती है, अनुमान लगा सकते हो आप। किसी भी घटना के होने के कारणों का पता लगाने से पहले अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, कार्य कारण संबंध में और सामान्यीकरण, ये सब क्या है, ये विशेषताएं हैं वैज्ञानिक पद्धति की। अब देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए कि वैज्ञानिक विधि के सोपान क्या क्या है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर अलग से लिख लेना। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि के सोपान क्या क्या है, टोटल 5 सोपान है वैज्ञानिक विधि के, जिसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, समस्या का चयन करोगे। समस्या क्या है, वो बच्चे जो आपस में लड़ रहे थे
तो क्या देखा आपने कि समस्या ये है कि बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड जो है इसका स्टेप वो है उद्देश्य परिकल्पना का निर्माण। आपने पहले देखा कि बच्चे लड़ रहे हैं, दूसरा आपने परिकल्पना का निर्माण करना शुरू कर दिया कि शायद कोई ना कोई कारणों का हो सकता है, इसने इसकी कॉपी फाड़ दी इसलिए ये बच्चा इससे लड़ रहा हो। हाँ, आप ऐसी बातें सोचना शुरू कर दोगे, या फिर इसने इसकी कोई चीज़ ले ली इसलिए लड़ रहा हो, तो आप परिकल्पना कर रहे हो ना, सोच ही तो रहे हो। तो इस तरह से आपने देखा। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड जो सोपान स्टेप वो है शोध में प्रक्रिया विधि। आप मेथोडोलॉजी देखोगे फिर, ठीक है। मेथोडोलॉजी के ये आते हैं, हो सकता है ये अलग से भी पूछ लिए जाएँ कि शोध में प्रक्रिया विधि जो होती है उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, उसके क्या क्या सोपान होते हैं, तो आप इनको भी अलग से लिख लेना, ठीक है। ये आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये हो गया। उसके बाद आपका शोध परिणाम आएगा, ठीक है। प्रक्रिया विधि आपने देखी, आपने शोध परिणाम देखा, और उसके बाद शोध परिणाम के ये दोनों इसमें है, जिसमें प्रदत्तों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। प्रदत्त का मतलब होता है डाटा का वर्गीकरण करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, फिर प्रदत्त एवं विश्लेषण से परिणाम ज्ञात करना, ठीक है, ये आप देखोगे। और जो फोर्थ इसका जो फिफ्थ है वो परिणामों की व्याख्या और सामान्यीकरण करना, डिस्कशन एंड जनरलाइजेशन करना, ओके। तो वैज्ञानिक विधि के सोपान कितने, यदि आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक विधि के सोपान आप कितने बताएंगे, 5 सोपान है वैज्ञानिक विधि के। इसमें से भी यदि कोई पूछ लेता है कि शोध में प्रक्रिया विधि के कितने सोपान हैं, तो आप यहाँ ये सारे सोपान बता दोगे, ये भी 5 सोपान हैं, ABCDE तक, ठीक है। और शोध परिणाम के बारे में यहाँ जो भी पूछा है तो आप बताते जाना, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि वैज्ञानिक विधि के कितने सोपान हैं और शोध परिणाम में क्या है, कैसे है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। अब ये वैज्ञानिक विधि की सीमाएं देखो, यदि कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता ही है, तो हर चीज़ की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, और सीमाओं में क्या क्या देखा गया है कि इसका सीमांकन भी किया था, इसका पूर्वभाषीकरण पूर्व वस्तुनिष्ठता को नहीं रख पाते, यानी इसमें लिखा है शोध समस्या के चयन में सीमांकन तथा परिभाषीकरण पूर्व वस्तुनिष्ठता को नहीं रख पाते, यानी कि सीमांकन से पहले वस्तुनिष्ठता को नहीं रखा जा सकता। यानी कि वस्तुनिष्ठता बोले तो जो एक सत्यता है उसको नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक हमें निर्णय नहीं पता होगा, जब तक हमें वास्तविकता नहीं पता होगी, जब तक हमें लड़ाई का कारण नहीं पता होगा, तब तक हम कैसे अपने बात को ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल यही हुआ होगा। तो भैया वस्तुनिष्ठता को नहीं रख पाते आप, कब नहीं रख पाते, जब तक उसका सीमांकन और परिभाषीकरण ना हो जाए तब तक नहीं रख पाते, ठीक है। पूर्ण वस्तुनिष्ठता को नहीं रख पाते। और इसमें देख लीजिए, ये खैर सीमाएं बहुत कम ही पूछी जाने की उम्मीद है, लेकिन आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए वैज्ञानिक विधि, ऊपर वाला देखिए, वैज्ञानिक विधि में सहसंबंध का अधिक अध्ययन करते हैं। ये पॉइंट याद कर रखना कि वैज्ञानिक विधि में क्या करते हैं, जो सह संबंध होता है ना, सह संबंध, एक दूसरे से संबंध, चरों का संबंध, वो इसमें ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। और इस विधि से निष्कर्षों की आंतरिक वैधता पर अधिक महत्व दिया जाता है। 2-3 चीज़ हैं इसमें। पहला तो वैज्ञानिक विधि में सह संबंध पर अधिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इस विधि से निष्कर्षों की आंतरिक वैधता पर अधिक महत्व दिया जाता है। निष्कर्षों की जो आंतरिक वैधता है, जो निष्कर्ष निकला, जो रिजल्ट निकला है, उसकी जो वैधता है ना, यानी कि सत्यता है ना, उस पर अधिक महत्व दिया जाता है। ये कुल मिलाकर ये है, आप समझ ही गए होंगे, वैज्ञानिक विधि का मतलब ये है कि जहाँ सत्यता हो और प्रामाणिकता हो, वस्तुनिष्ठता हो, निश्चितता हो, वही वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान से आप क्या समझते हो। अब पहले तो आप अनुसंधान देख रहे थे, अब शैक्षिक अनुसंधान यानी शिक्षा में अनुसंधान आप देखेंगे, तो आप इससे समझते क्या हो। आप जानते ही हो कि जब शिक्षा में अनुसंधान आता है तो वो राष्ट्र की प्रगति के लिए होता है, क्योंकि बालक की प्रगति होगी तो राष्ट्र की प्रगति होगी, राष्ट्र की प्रगति होगी तो संसार की प्रगति होगी, है ना। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, संसार की प्रगति करना, राष्ट्र की प्रगति करना। अब इन्होंने ये बताया कि अनुसंधान का अर्थ क्या है, यानी कि अनुसंधान है क्या चीज़, इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं और हिंदी में कैसे कहें, क्या कहें, ठीक है। तो क्या क्या है देखते हैं हम लोग, अनुसंधान की क्या है। अनुसंधान ये परिभाषा पूछ ली जा सकती है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहली बात, अनुसंधान एक प्रक्रिया है, ठीक है। वहाँ हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देना अनुसंधान एक क्रम है, या अनुसंधान कुछ भी दे सकते हैं, अनुसंधान एक डाटा है या कुछ भी दे वो, लेकिन यह अनुसंधान एक प्रक्रिया है, ठीक है। और प्रक्रिया कैसी, इसमें किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। अनुसंधान रिसर्च में क्या करते हैं, किसी भी समस्या का एक विश्वसनीय समाधान ज्ञात करते हैं। विश्वसनीय बोले तो जो विश्व स्तर पर वास्तविकता में, जैसे यहाँ पर ये एक है तो अमेरिका में भी एक ही होगा, यानी कि इसकी विश्वसनीयता 100% है, यानी कि 100% सही है कि ये नंबर एक ही है,
ठीक है। तो ये जो अनुसंधान होता है ना, वो विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है उसका। अनुसंधान में किसी भी समस्या का, कोई भी समस्या हो, उसका विश्वसनीय समाधान ज्ञात करते हैं। ठीक है। और क्या है, और वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान की एक प्रभावशाली विधि है। अनुसंधान क्या है, वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान की एक प्रभावशाली विधि है। अब रिसर्च को यदि हम ब्रेक करके देखते हैं तो क्या है, रिसर्च, रि का मतलब होता है दोबारा, सर्च यानी कि खोजना, दोबारा से खोजना, यानी बार बार खोजना। रिसर्च का मतलब क्या है, बार बार खोजना, बार बार निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है, रि का अंग्रेजी में अर्थ होता है बार बार, तथा सर्च का अर्थ होता है खोजना। अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रकट करता है। शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है तथा उसके संबंध में प्रदत्तों को एकत्रित करता है, तदुपरांत विश्लेषण के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, हाँ इजी, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिसर्च के बारे में उन्होंने कहा। अब जो परिभाषा है ना, उनका की पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि हमने आपको बताया है अभी कि किसने क्या कहा, वो केवल की पॉइंट पकड़ना, परिभाषा किसी को याद नहीं होती, केवल की पॉइंट्स पकड़े जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर अनुसंधान के बारे में मैकग्रेथ और वाटसन ने कहा। अनुसंधान क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाए, प्रगति की जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये सारी चीज़ आप पढ़ना एक बार अच्छी तरह से, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो परिभाषा आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है वही मैकग्रेथ और वाटसन की है। ठीक है। अनुसंधान के बारे में जो परिभाषा आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रही है और जिसमें एक की जगह 4-4 चीज़ें, 5-5 चीज़ें दी गई हैं, वही परिभाषा मैकग्रेथ और वाटसन के अनुसार है। तो आप इस तरह याद कर पाओगे इसे, नहीं तो पढ़ के देख लो एक बार। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा बड़ा करा इसे, जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान की वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करें, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके, समाज तथा मनुष्य अपनी समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल कर सके। तो भैया हमको तो ये समझ आ नहीं रहा है पूरी तरह से, मतलब ये हमको याद हो नहीं सकता है, तो आपको यही क्लियरली बता रहे हैं कि अनुसंधान की जब परिभाषा आपके सामने ऐसी परिभाषा आ जाए जो आपको समझ ही नहीं आ रही हो, जिसमें 3-4 तत्वों को एक साथ रखा गया हो, ठीक है, तो आप समझ लेना कि वो मैकग्रेथ और वाटसन की परिभाषा है। ओके। अरे आप जैसे भी याद करना चाहो बस याद कर लेना, समझ लेना। ये हम केवल आपको वैसे ही बताने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझसे कि मैम हमको ये वाली परिभाषा, ऐसी परिभाषा समझ नहीं आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ आया वही समझ लेना, मैकग्रेथ और वाटसन के। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। शिक्षा अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। यहाँ शिक्षा अनुसंधान का अर्थ दिया और परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल रिसर्च है ना, उसमें क्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों के व्यवहार में विकास एवं परिवर्तन करना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आप जानते हो कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, विकास करना है ना। अब यहाँ बालकों के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने वाली क्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। मतलब क्या है शिक्षा अनुसंधान, क्या है आप जानते हो कि शिक्षा का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन करना। तो बालकों के व्यवहार के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन, जहाँ समस्याएं आ जाएं, जहाँ समस्या नाम की चीज़ आ जाए, तो समझ लेना वहाँ अनुसंधान होना ही होना है। तो जहाँ बालकों की समस्याओं का अनुसंधान किया जाए, जहाँ बालकों की समस्या का अध्ययन किया जाए, वही क्या है, वही शैक्षिक अनुसंधान का विषय है। ठीक है। और आगे आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है। इसमें शिक्षा अनुसंधान में क्या किया जाता है, इसमें नए तथ्यों की खोज की जाती है, नवीन सिद्धांतों की खोज की जाती है और सत्यों का प्रतिपादन किया, जो सत्य चीज़ है उसका प्रतिपादन किया जाता, रखा जाता है उन्हें। और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता होनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, शिक्षा अनुसंधान की समस्या का स्वरूप इस प्रकार हो जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सके। ठीक है, जिसका आप देख सको, समझ सको, महसूस कर सको, ये होता है शैक्षिक अनुसंधान। ठीक है। अब आगे या मुनरो ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों को प्रतिपादन करना है और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। तो देखो इनका भी की पॉइंट आपको मिल गया कि अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादन, यानी कि मुनरो ने अंतिम लक्ष्य के बारे में बताया कि अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य क्या है। अनुसंधान का अंतिम जो लक्ष्य है वह सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो की पॉइंट क्या है, मुनरो ने कहा था कि अनुसंधान का जो अंतिम लक्ष्य है वो है सिद्धांतों को प्रतिपादित करना। ठीक है, आप ये याद रखना, और नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना। आपको जैसे भी याद हो, चाहे नवीन प्रक्रियाओं से याद कर लो, चाहे अंतिम लक्ष्य से याद कर लो, आपको याद होना चाहिए बस। ठीक है, कोई परिभाषा पूछ सकते हैं ये लोग।
अब देखिए ट्रेवर्स ने अनुसंधान के बारे में क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। इन्होंने व्यवहार विज्ञान के बारे में बताया। आपको याद होगा मुनरो ने क्या कहा था, अंतिम लक्ष्य के बारे में कहा था, जो सैद्धांतिक लक्ष्यों को प्रतिपादित कर पाए। अंतिम लक्ष्य यही है अनुसंधान का, ठीक है। मुनरो ने कहा, ट्रेवर्स ने कहा कि ये व्यवहार विज्ञान का विकास करती है, क्या, अनुसंधान, ठीक है। और ये याद रखना आप लोग परिभाषा, मतलब की पॉइंट्स याद करना रखना। आगे देखिए, शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य शिक्षण सिद्धांतों अधिनियमों का प्रतिपादन करना है, ठीक है। अब शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। देखिए शिक्षा अनुसंधान में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्षों में वृद्धि या परिवर्तन किया जाता है, ठीक। अनुसंधान के द्वारा क्या होता है, अनुसंधान के द्वारा जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष होता है ना, उनमें वृद्धि की जाती है और परिवर्तन किया जाता है। नवीन परिवर्तनों का अनुशीलन किया जाता है। शिक्षा अनुसंधान के निष्कर्षों की उपयोगिता होती है, ठीक है। ये सब है इसमें। अच्छा, शिक्षा अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या क्या है, और यहाँ लिखा है शिक्षा अनुसंधान से मानवीय ज्ञान की वृद्धि होती है। भैया आप शिक्षा में अनुसंधान करोगे तो मानवीय ज्ञान की वृद्धि तो होगी, और जब वृद्धि जो होती है ना, वो मानवीय ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं। ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप इनको भी थोड़ा पढ़ लेना कि 3 अवस्थाएं होती हैं। कैसे कैसे, एक तो होता है ज्ञान संचित किया जाता है। ज्ञान संचित कैसे करता है मानव, ये पूछ लिया जा सकता है कि मानवीय ज्ञान की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो मानवीय ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं। कैसे कैसे, कि सबसे पहले तो वो ज्ञान को संचित करता है, और ज्ञान संचित कैसे करता है, पुस्तकालयों द्वारा, अखबारों द्वारा। ऐसे तो इकट्ठा करता है, ज्ञान को इकट्ठा ही तो कर, संचित करना मतलब इकट्ठा करना अपने माइंड में, ठीक है। तो पुस्तकालय द्वारा पहले ज्ञान को इकट्ठा करता है, उसके बाद वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है चारों तरफ, चाहे वो शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाए, चाहे वो कैसे भी कहीं बाहर जाकर अपना कोचिंग सेंटर खोले, लोगों को अपना ज्ञान दे, या स्टेज पर बैठकर बोले। तो मानवीय ज्ञान की 3 अवस्था होती हैं। पहली अवस्था तो पहले ज्ञान को इकट्ठा करता है, वो क्योंकि ज्ञान इकट्ठा नहीं करेगा तो सुनाएगा क्या लोगों को, बताएगा क्या लोगों को। और ज्ञान इकट्ठा कैसे करता है, पुस्तकालय द्वारा। और ज्ञान का प्रचार करता है किस तरह, शिक्षा संस्थाओं द्वारा, ठीक है। फिर जब करता है, फिर ज्ञान की वृद्धि की जाती है। अब ज्ञान कहते हैं जितना आप बांटो उतना बढ़ता है, तो अनुसंधान की प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो मानवीय ज्ञान की तीन अवस्था आपने पढ़ ली यहाँ पर। आगे देखिए, ये जो है यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मुख्य मुख्य चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। अच्छा, शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए। एक तो ये सैद्धांतिक उद्देश्य है इसका। सैद्धांतिक उद्देश्य में क्या है, शिक्षा अनुसंधान में वैज्ञानिक शोध कार्यों द्वारा नए सिद्धांतों और नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। सैद्धांतिक उद्देश्य यही है इसका। किसका, इसके सबसे पहले तो ये बात कि शिक्षा अनुसंधान के मुख्य 4 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। मुख्य 4 उद्देश्य, देखो जो हम बोलते जा रहे हैं इनको अपनी कॉपी पर लिखते जाना आप, ये बहुत ज़रूरी है इनको लिखना, जिससे आप जब जाओगे ना एग्जाम टाइम तो आपको याद रहेगा कि क्या क्या होता है। तो शिक्षा अनुसंधान के जो उद्देश्य है वो 4 होते हैं। एक तो सैद्धांतिक उद्देश्य है। सैद्धांतिक उद्देश्य में ये होता है कि नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, ठीक है। शोध कार्य में नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, और ये कैसे होते हैं, ये नियम जो होते हैं वो व्याख्यात्मक होते हैं, जो व्याख्या करने वाले होते हैं, ठीक है। ये नियम व्याख्यात्मक होते हैं, यानी व्याख्या करने वाले होते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य जो होते हैं। आगे चलते हैं। आपने देख लिया कि पहला क्या था, पहला था सैद्धांतिक उद्देश्य, ठीक है। शैक्षिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य क्या था कि इसमें नए नियम प्रतिपादित किए जाते थे और उसके व्याख्यात्मक रूप से उसका हल किया जाता था। दूसरा है तथ्यात्मक। अब तथ्यात्मक से आप समझ रहे होंगे, तथ्य यानी कि फैक्ट, यानी कि फैक्चुअल, यानी कि आपके एक फैक्ट इकट्ठा करना पड़ता था कि हाँ ये है तो यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकी प्रवृत्ति होती है वर्णनात्मक। आपको इसमें फैक्ट इकट्ठा करने पड़ते हैं कि ये जो घटना घटित हुई है ये किस तारीख को घटित हुई, किस व्यक्ति की घटना है, ये किस जगह की घटना है, ये सारी चीज़ देखी जाती है। तो यहाँ पर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं। यानी कि शैक्षिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो दूसरा उद्देश्य है फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव, यानी कि तथ्यों को इकट्ठा करना, ओके। तीसरा क्या है, सत्यात्मक उद्देश्य, यानी कि ट्रूथ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, दार्शनिक शोध कार्यों का नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। देखो पहला जो था वो थी व्याख्यात्मक शोध, जिसमें व्याख्या की जा रही थी, आपको याद है, ये हमने बताया था, कोई व्याख्यात्मक शोध थी ये। यहाँ पर नए नियमों को प्रतिपादन किया जा रहा था, नए नियमों का, और ये कैसी थी, व्याख्यात्मक शोध थी। लेकिन जब हम तथ्यात्मक में पहुँचे तो वहाँ पर हमने तथ्यों को इकट्ठा किया, और तथ्यात्मक जैसे ही शोध आई तो ये कैसी थी, वर्णनात्मक। तथ्यात्मक शोध कैसी है, वर्णनात्मक, यानी वर्णन किया गया इसका, घटना का,
इस फैक्ट का कि पहले भैया जैसे 25 मार्च को ये घटना घटित हुई, उस व्यक्ति के साथ हुई और फलानी फलानी जगह पर ये सारी बात कह दी गई। तो तथ्यात्मक जो है वो वर्णनात्मक है, ठीक है। और तीसरे जो सत्यात्मक, इसमें ये दार्शनिक शोध है। इनके की पॉइंट्स याद रखना। सत्यात्मक कौन सी? दार्शनिक शोध है। तथ्यात्मक कौन सी? वर्णनात्मक शोध है। और सैद्धांतिक कौन सी थी? वो व्याख्यात्मक शोध थी, ठीक है। ये सब याद रखना आप। तो देखिए तीसरे हम लोग देख रहे हैं सत्यात्मक उद्देश्य क्या है। दार्शनिक शोध कार्य द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। इनकी प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। और फोर्थ है उपयोगिता का उद्देश्य। ये विकासात्मक अनुसंधान है, ठीक है। उपयोगिता के बारे में है वो विकासात्मक अनुसंधान है। ये सब याद रखना आप, ठीक है। अब देखिए हम जैसे कि आपको बता ही रहे हैं कि हमने हाईलाइट कर दिया है, आप देखते जाना, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो आप देखते जाएंगे। अब देखिए शिक्षा अनुसंधान की प्रकृति या विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये सब शिक्षा में अनुसंधान की प्रकृति और विशेषताएं हैं कि शिक्षा, इसका शोध कार्य का जो मुख्य आधार होता है वो शिक्षा दर्शन होता है। और इसमें शिक्षा अनुसंधान करने से क्या होता है, प्रक्रिया काल्पनिक शक्ति और अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। पहले तो ये इसमें अंत अनुशासन बढ़ता है, निगमन तार्किक चिंतन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें निष्कर्षों को देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, ये जो होती है ना शिक्षा अनुसंधान जो होता है ना, ये बहुत ध्यान रखना आप कि शिक्षा अनुसंधान जब होता है तो ये भौतिक विज्ञान की तरह पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है। ये विज्ञान की तरह, वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह शिक्षा अनुसंधान पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान में पूर्णतः सत्यता की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा अनुसंधान में पूर्णतः सत्यता नहीं होती है, कुछ ना कुछ अपूर्ण रह जाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। आगे देख लीजिए इसमें क्या ये, अच्छा शिक्षा अनुसंधान क्या है, ये केवल ऐसा नहीं कि कोई विशेषज्ञ इसे करे, ऐसा नहीं कर सकता। साइंस का जो वैज्ञानिक है, जो अनुसंधान होता है उसे वैज्ञानिक वगैरह करते हैं, या कोई विज्ञान का बहुत कोई विशिष्ट व्यक्ति करता है। लेकिन शिक्षा अनुसंधान में कोई टीचर भी कर सकता है, कोई और शिक्षा के क्षेत्र से कोई छात्र भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। आगे शिक्षा अनुसंधान की सीमाएँ, यहाँ सीमाएँ दी गई हैं क्या क्या हैं, ठीक है, आप लोग ये पढ़ लेना। शिक्षा अनुसंधान की सीमाएं वैसे देख लीजिए थोड़ा इसी में कि विषय वस्तु की जटिलता, विषय वस्तु की जटिलता कैसी हो, क्या हो, ये दिया रखा है, ठीक है। ये सीमाएं हैं शिक्षा अनुसंधान की, पढ़ के देख लीजिए इसे, विषय वस्तु की जटिलता को, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। शिक्षा क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता को मानव स्वभाव की जटिल प्रकृति को समझना होता है। आप शिक्षा अनुसंधान कर रहे हो, शिक्षा में अनुसंधान कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपको पहले भैया एक मनोवैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आपको लोगों की मानसिकता को समझना पड़ेगा, बच्चे जितने बैठे हैं उनकी प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आवश्यक है बहुत। चलो आगे देखिए और क्या क्या है शिक्षा अनुसंधान की सीमाएं। यहाँ देखिए, यहाँ प्रेषण की कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज इन ऑब्जर्वेशन में कठिनाई आ जाती कभी कभी है। कभी कभी आप जब किसी व्यक्ति को देखते हो, कहते हैं मैंने इसका असेसमेंट कर लिया, मैंने इसको देख लिया कि ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन आपकी असेसमेंट कभी कभी गलत निकल आता है। तो यहाँ प्रेक्षण में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। यहाँ देखिए भौतिकी और जीव विज्ञान से संबंधित घटनाओं के प्रेक्षण की तुलना में मानव व्यवहार का प्रेक्षण अधिक व्यक्तिनिष्ठ होता है। प्रेक्षण की व्यक्तिनिष्ठता का उसकी खोज व व्याख्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रेक्षक की व्यक्तिनिष्ठा का उसकी खोज व व्याख्या पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिस पर उसके निष्कर्ष आधारित है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा इसमें जो सीमा है वो प्रेक्षण की कठिनाइयाँ, प्रेक्षण में कठिनाइयाँ भी और पुनरावृत्ति में कठिनाइयाँ पुनरावृत्ति में कठिनाइयाँ यानी कि डिफ़िकल्टीज इन रेप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा करना आसानी से संभव नहीं है। आप किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हो इसमें कि बार बार पुनरावृत्ति करो। साइंस में वैज्ञानिक अनुसंधान तो आप पुनरावृत्ति बार बार कर सकते हो कि आपने किसी भी चीज़ को बनाया, आपने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, तो ये तो वैज्ञानिक पद्धति हो गई। ये तो बिल्कुल सत्य है, दुनिया में कहीं जाओगे सब लोग ये कहेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल सत्य है। तो आप इसकी चाहे 100 बार पुनरावृत्ति करो, लेकिन हर बार आंसर यही आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, ये होगा, ठीक है। लेकिन जब वही बात शैक्षिक अनुसंधान की आती है तो वहाँ पर ये करना संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर तो आपने व्यक्ति की परख की है, वहाँ पर तो आप उन समस्याओं की परख कर रहे हो जिनका कोई पूरी तरह पूर्ण आधार नहीं। पूर्ण आधार होगा तो पूर्ण शुद्धता नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें कितना भी आप दोहराओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती निकल ही आएगी।
ठीक है। तो ये होता पुनरावृत्ति में, इसलिए तो इसकी पुनरावृत्ति रिप्लिकेशन में कठिनाई आती हैं, सब वैज्ञानिक विधि में कठिनाई नहीं आती है, इसमें कठिनाई आती है। ठीक है, आगे देखिए प्रेषक व व्यक्तियों की अन्योन्य क्रिया। ठीक है, आगे देखिए नियंत्रण में कठिनाई है, इसमें भी नियंत्रण में कठिनाई आती हैं। अन्योन्य क्रिया यानी एक दूसरे का साथ चलकर काम करना। ठीक है, आगे देखिए मापन समस्या, मेजरमेंट प्रॉब्लम, इसमें मेजरमेंट में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये इतने विश्वसनीय नहीं होते जितने भौतिक विज्ञान के अनुसंधान होते हैं। अब जो विश्वसनीय नहीं है, जो सत्य नहीं है, उनमें तो भैया कठिनाई आएंगी ही आएंगी। ठीक है, अब आगे देखिए प्रश्न क्या है आगे, इसमें एमए के विद्यार्थियों को अनुसंधान विषय क्यों पढ़ाया जाता है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है। मुख्य बात ये है कि आप ये देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, ये बहुत ज़रूरी है इसको देखना। ठीक है, तो आप ये जानी गई हो। सबसे पहले तो क्या है, आप ये जानोगे इसमें कि अनुसंधान का मतलब क्या है, जो हम पीछे ही आपको बता चुके हैं। यहाँ देखिए वास्तव में अनुसंधान का उद्गम एक ऐसे शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है सब दिशाओं से जाना, सब दिशाओं से जाना अथवा खोज करना। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, सब दिशाओं से जाना अथवा खोज करना। द वर्ड रिसर्च हैज़ इट्स ऑरिजिन इन अ टर्म विच मीन्स टू गो अराउंड, चारों ओर जाना, सब दिशाओं की ओर जाना, टू एक्सप्लोर। ठीक है, समाज तथा राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए शोध कार्यों की अत्यधिक आवश्यकता है। शोध कार्यों की आवश्यकता क्यों है, समाज और राष्ट्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए। और इससे होता क्या है, इससे मानव कल्याण होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कि शोध कार्य से क्या होता है और क्यों किया जाता है। तो शोध कार्य क्यों किया जाता है, समाज और राष्ट्र की समस्या का समाधान करने के लिए, और शोध कार्य से होता है क्या, मानव कल्याण होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। यहाँ रिसर्च का अर्थ बता दिया जो आपको अभी आपने पढ़ाई था। ठीक है, अब देखिए शोध कार्य द्वारा चरों का सहसंबंध को रिलेशन ज्ञात किया जाता है। चर क्या क्या होते हैं, आपने चर पढ़ा होगा, स्वतंत्र चर होते हैं, परतंत्र चर होते हैं और मध्यस्थ चर होते हैं। ये चर के जो चैप्टर है इसको हम आगे वाले में पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, फिलहाल आप ये देख लीजिए कि शोध कार्यों द्वारा चरों का सहसंबंध देखा जाता है, और जो सहसंबंध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रयोगात्मक शोध कार्यों द्वारा कारण प्रभाव संबंध, दूसरा होता है सर्वे द्वारा सामान्य यानी जनरल सहसंबंध। ठीक है, दो संबंध होते हैं। पूछ लिया जा सकता है कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं शोध कार्यों में, तो आप लिखोगे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रयोगात्मक शोध कार्य में कैसा संबंध होता है, कारण कार्य कारण संबंध होता है। आप प्रैक्टिकल करते हो, आप कोई चीज़ काम करते हो तो आप देखते हो भैया ये जो जल बना इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, आकाश में तारे तो इसका कारण क्या है, तो कार्य और कारण संबंध आप देखते हो। दूसरा, जब आप सर्वे करते हो, किसी चीज़ का सर्वेक्षण करते हो, तो उसमें जनरल यानी कि जनरल सहसंबंध देखते हो, यानी कि सामान्य सहसंबंध देखते हो। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या, विकासात्मक शोध कार्यों में चरों यानी वेरिएबल्स की प्रभावशीलता तथा अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। विकासात्मक जो होते हैं उसमें प्रभाव को देखा जाता है कि प्रभाव डालने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, प्रभाव डालने वाले चर हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन ऐतिहासिक जो शोध करते हैं हम लोग उसमें नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैकथरन तथा वाटसन ने अनुसंधान के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने ये परिभाषा दी थी जो कभी याद नहीं होती है, समझ लेना। मैकथरन और किसने दी है, वाटसन ने दी, आप लोग पढ़ लेना इसे। और जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या कहा, जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या कहा अनुसंधान के बारे में, सेकंड परिभाषा आप देखिए। सेकंड परिभाषा लिखा है अनुसंधान अधिक औपचारिक व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है। यदि यहाँ पर आपके पेपर में आ जाए कि किसने कहा या जॉन बेस्ट ने क्या कहा कि किसने बोला था कि अनुसंधान अधिक औपचारिक व्यवस्थित और गहन प्रक्रिया है जिसका आलेख तैयार किया जाता है, जिसका आलेख क्या होता है, जिसका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। जहाँ औपचारिकता की बात की जाए, जहाँ पर अनुसंधान में औपचारिकता व्यवस्थित और गहन प्रक्रिया की बात की जाए और आलेख प्रक्रिया तैयार करने की बात की जाए, समझ लेना वो किसने लिखा है, वो किसने कहा है, वो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है। ठीक है, अब आता है डब्ल्यू.एस. मनरो। मनरो ने क्या कहा कि जो अनुसंधान है ना वो समस्या समाधान की अध्ययन की विधि है। इन्होंने कहा कि ये समस्या समाधान के अध्ययन की विधि है, क्या, अनुसंधान, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रदत्तों का संकलन तथा व्यवस्था शोध कार्य नहीं, जिसमें प्रदत्तों का संकलन तथा व्यवस्था शोध कार्य नहीं है अपितु एक प्राथमिक आवश्यकता है। मतलब ये क्या है, अनुसंधान में क्या होता है, अनुसंधान केवल ये नहीं है कि केवल ये एक शोध कार्य ही हो, इसमें भैया प्रदत्तों का आपको संकलन भी करना पड़ेगा और व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, और ये इसकी प्राथमिक आवश्यकता है। तो जहाँ प्राथमिक आवश्यकता की बात आ जाए कि जिसमें डाटा को प्राथमिक आवश्यकता मानी जाए, जिसमें व्यवस्था को प्राथमिक आवश्यकता मानी जाए, वहाँ समझ लेना कि वो मुनरो ने कहा है। ठीक है, डब्ल्यू.एस. मनरो ने कहा है, समझ लेना।
ओके, अब देखिए अनुसंधान का महत्व। देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो सही से, जिससे आप पूरा पढ़ पाओ। ओके, अनुसंधान का महत्व देखिए, तो अनुसंधान का महत्व कहाँ का, रिसर्च का महत्व कहाँ का है, आप समझ ही पा रहे होंगे कि हम रिसर्च करते हो, हमको ज्ञान में वृद्धि होती है हमारे में, हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। और अनुसंधान जब आप करते हो, एक प्रशासक के रूप में आप कार्य भी कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, और पूर्वाग्रह जो होते हैं कि भैया यदि पहले 12 साल की लड़की की शादी होती तो अब भी 12 साल की लड़की की शादी हो, तो ऐसा यदि आप देख रहे हो और आप शोध कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि भैया ये तो गलत चीज़ था, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप नए नियम भी रखोगे और पूर्वाग्रह जो होंगे ना, जो पहले की बातें होंगी, सबको आप छोड़ भी दोगे और नए कामों को करके आप उनको समझा भी दोगे। ठीक है, तो ये सब होता है। अनुसंधान का महत्व क्या क्या है आपने देख लिया, ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। दूसरा, अनुसंधान विभिन्न विज्ञानों की प्रगति की शक्तिशाली कुंजी भी है, क्योंकि अनुसंधान के द्वारा अनेक प्रकार के विज्ञान की चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, है ना, हमारी तार्किकता बढ़ती है। तीसरा, अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का एक प्रबल मंत्र है। अनुसंधान से आप अनेक प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हो, व्यवहारिक समस्याओं का। ठीक, और अनुसंधान एक प्रशासक का भी कार्य करता है, प्रशासक का मार्गदर्शक भी होता है ये। अच्छे प्रशासक भी अनुसंधान यदि किसी चीज़ की खोज करे ना, जैसे हमने आपको बताया कि IAS है और उसके क्षेत्र में किसी का रेलगाड़ी अपनी पटरी से उतर गई है, तो वो कारण की जांच करेगा, तो खोज करेगा यानी अनुसंधान करेगा, और अनुसंधान करेगा तो क्या हुआ, अनुसंधान प्रशासक का मार्गदर्शक हुआ। ठीक है, आगे देखिए, अनुसंधान अनेक पूर्वाग्रहों के निदान तथा निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका निवारण ही तो करता है पूर्वाग्रहों का, जो हमने आपको भी बताया कि 12 साल की लड़की है, उसकी शादी 12 साल में होती है और अभी तक 12 साल की हो रही थी। अब कोई व्यक्ति आया, उसने अनुसंधान करना शुरू किया कि भाई 12 साल में शादी की जाती है तो मैच्योरिटी बढ़ती नहीं है, लड़की होशियार होती नहीं है, बेचारी छोटी रह जाती है, इसलिए 12 साल की नहीं 21 साल की शादी करनी चाहिए। तो उसने नए नियम बनाए, पूर्वाग्रहों को निवारण किया, निदान किया। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, अब देखिए, अनुसंधान में मानव व्यक्तित्व का अपार बौद्धिक विकास होता है। जब व्यक्ति अनुसंधान करता है तो वो एक एक चीज़ को सही से समझता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। यहाँ पर आप देखना क्या क्या है कि शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र कौन से हैं। पहले तो आप जानते ही हो कि ये शिक्षा दर्शन यानी कि एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी में क्या है, दर्शन शास्त्र भी है। दर्शन में तो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा आती ही आती हैं। तो ध्यान रखना कि अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं। वैसे अनुसंधान के लगभग 10 क्षेत्र हैं, जिनमें पहला क्षेत्र आता है एजुकेशनल फिलॉसफी यानी कि शिक्षा दर्शन। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या है, दार्शनिक प्रश्न से क्या तात्पर्य है और इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं। देखो, दर्शन, शिक्षा दर्शन को हम देख रहे हैं, इसके भी क्षेत्र हैं। इसके कौन कौन से हैं, अध्यापक शिक्षा का दर्शन, आधुनिक पाठ्यक्रम प्रवृत्ति के दार्शनिक आधार। जहाँ दर्शन के बारे में बात की जाए, जहाँ पर शिक्षा के अनुसंधान में दर्शन के बारे में बात की जाए, वहाँ समझ लेना कि शैक्षिक अनुसंधान का शिक्षा दर्शन क्षेत्र है। ठीक है, और दूसरा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा में भाई साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी नहीं तो शिक्षा कैसे चले, क्योंकि जब तक टीचर बच्चों के मन को नहीं पढ़ पाता तो वो बच्चों को पढ़ा क्या पाएगा। यहाँ पर क्या होता है, इसमें अधिगम प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कार्य हुए नहीं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कार्य हुए नहीं। आगे देखिए, ये पॉइंट्स आप याद कर लेना बस कि शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र क्या क्या है। पहला है शिक्षा दर्शन, दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा है शिक्षा के सामाजिक आधार क्या क्या है, चौथा है शिक्षण विधि क्या है। तो शिक्षण विधि पर पता है लोगों ने मुश्किल से 5% लोगों ने इस पर अनुसंधान किया होगा, 5% लोगों ने इस पर वो क्या होगा, रिसर्च किया होगा शिक्षण विधि पर, किस टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए। हाँ, और सबसे ज़्यादा कार्य किए जाते हैं वो सामाजिक आधार पर किए जाते हैं। अनुसंधान में सबसे ज़्यादा इस वाले पक्ष को उठाया जाता है, और अब तो इसको भी मनोविज्ञान को भी उठाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र ये हैं, और बाकी कहाँ हैं, बाकी ये है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के बारे में तो भैया कोई अनुसंधान करना ही नहीं चाहता है, पाठ्यक्रम संबंधी अनुसंधान पर कोई ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। ठीक है, लेकिन ये भी शिक्षा अनुसंधान का क्षेत्र है। आगे देखिए, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन। तो ये 25% जो अनुसंधान हो रहे हैं ना, वो शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन पर हो रहे हैं। देखो स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ इसका, आपने इसका तो ले लिया होगा, पीछे वाले पेज का इसका ले लिया होगा ना, नहीं लिया हो तो ले लेना। ओके, ये आप देखिए, पाठ्यक्रम में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुए, बहुत क्या है इसमें तो कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, ध्यान रखना।
और क्या है, और शिक्षा में मापन मूल्यांकन, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है, इस पर 25% लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। उसके बाद आता है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, इसके लिए भी अनुसंधान में समुचित ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, अध्यापक शिक्षा का दर्शन, मानदंड, अशाब्दिक अंतर प्रक्रिया और कौशलों का विकास, छात्रों द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन। ठीक है, ये सब होना चाहिए इसमें। शिक्षा हेतु मानकता, आचार संहिता, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो ये अध्यापक शिक्षा से रिलेटेड था क्या, शैक्षिक अनुसंधान। आगे देखिए शिक्षा निर्देशन। शिक्षा निर्देशन में बहुत काम होते हैं, हर कोई देखो ज्ञान बांटने आ जाता है। ठीक है तो इसमें बहुत कार्य होते हैं, ये ध्यान रखना। शिक्षा निर्देशन, ये सब शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र बताए जा रहे हैं, इनको कॉपी पर लिख लेना, 10 क्षेत्र है ये। ठीक है, और 9वां क्या है, शिक्षा प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था। इसमें भारतवर्ष में कुछ अनुसंधान इस क्षेत्र में भी शुरू किए गए कि शिक्षा प्रशासन कैसा हो, अर्थव्यवस्था कैसी हो, ये सब इसमें शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखिए 10वां क्षेत्र है ये वाला, शिक्षा अनुसंधान के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र। 9 तो आपने देख लिए, जो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसंधान किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब ये है। आप कर सकते हो इनमें से। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम लोग किस पे अनुसंधान करें, ऐसा करना चाहते हैं जिसमें किसी ने किया ना हो, तो ऐसा मत करना कभी भी कि जिसने किसी ने न किया हो, कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत खर्चा आएगा। ऐसा अनुसंधान करना, ऐसा रिसर्च करना जिससे पहले कोई कर चुका हो। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र ये भी है कि आप जनसंख्या की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा पर रिसर्च कर सकते हो कि कितने प्रौढ़ों को शिक्षा मिल रही है, पहले कितनों को मिलती थी, क्या होता था। आप विकलांग और विशिष्ट शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा पर अध्ययन कर सकते हो, ये अनुसंधान कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अध्ययन प्रभावशीलता पर कर सकते हो, आप सतत शिक्षा पर कर सकते हो, आप शिक्षा पर्यावरण पर कर सकते हो। ये सारे अनुसंधान के क्षेत्र इन्होंने बता दिए कि आप कर सकते हो और करना चाहिए आपको। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए, भारत में शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं की विवेचना कीजिए। कि यहाँ पर ये बताया गया कि शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकता क्या है, यानी कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या हैं, यानी कि हम शिक्षा के स्तर को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं अनुसंधान के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, और उसके क्षेत्र क्या क्या है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया है, देखिए भारत में अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। देखिए पहले ना भारत में शिक्षा में अनुसंधान नहीं किया जा सकता, पहले कोई अनुसंधान नहीं करता था, रिसर्च नहीं करता था, लेकिन अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। और कहते हैं कि अभी शिक्षा में अनुसंधान बाल्य अवस्था में है। ठीक है, शिक्षा में अनुसंधान कैसा, अभी बाल्य अवस्था में, बचपन में है, क्योंकि पहले यहाँ होता नहीं था अनुसंधान शिक्षा में, लेकिन अब होने लगा है। और ये कब से होने लगा, क्या हुआ, तो शिक्षा में अनुसंधान की ज़रूरत कब से पड़ी, शिक्षा में अनुसंधान की ज़रूरत 1913 से पड़ी है। 1913 से पड़ी शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया गया था। और फिर जो सबसे पहले अनुसंधान हेतु कुछ काम किया गया था वो 1947 में भारत के आज़ादी के बाद किया गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना कि कोई क्या पूछे पेपर में आपके में आए कि अभी शिक्षा में जो अनुसंधान है वो किस तरह का, किस अवस्था में, तो कहना बाल्यावस्था में है। ठीक है, और इस शिक्षा में अनुसंधान की ज़रूरत कब पड़ी, 1913 में पड़ी। और लेकिन जो इस पर काम किया गया, विधिवत जो प्रयास किए गए, विकास के लिए प्रयास किए गए, वो कब किए गए, 1947 में किए गए, आज़ादी के बाद किए गए। ठीक है, अब शिक्षा में अनुसंधान की और क्या क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, कब से इसकी शुरुआत हुई, यहाँ देखिए। यद्यपि उत्तर स्नातक व डॉक्टरेट स्तर पर अनुसंधान कार्य की मात्रा आज़ादी के बाद से लेकर अब तक काफ़ी बढ़ गई है, पर गुणवत्ता खराब और मध्यम स्तर की है। यानी कि अनुसंधान तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी गुणवत्ता खराब हो रही है और मध्यम स्तर की रह गई है। शिक्षा आयोग जो आया था 64-66 में, इसने कई कारण बताए इसके। शिक्षा आयोग कब आया था, ये ध्यान रखना डेट, 1964-66 में। ठीक है, इसने कई कारण बताए, क्या क्या कारण बताए ये सब नीचे दे रखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना। कि शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए बहुत कम छात्रवृत्ति उपलब्ध है। अब भैया अनुसंधान तभी तो होगा जब कुछ पैसे वैसे हो। अब स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे होते नहीं, अब क्योंकि अनुसंधान में तो भैया पैसा ही लगता है। आप डाटा इकट्ठा करोगे, आप लोगों के पास जाओगे, आप उन चीज़ों को देखोगे, रिसर्च करने में भैया पैसा खर्च होता है। अब पैसा है ही नहीं इतना, अब इस कॉलेज की तरफ से भी इतना पैसा मिलता नहीं, छात्रवृत्ति बहुत कम मिलती है, तो कैसे रिसर्च हो पाए, तो कौन रिसर्च करे, कौन शिक्षा के अनुसंधान में कार्य करे, कौन करे। हाँ, तो यहाँ जो छात्रवृत्ति होती है वो कम मिल पाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती, परामर्श इत्यादि बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। टीचर ध्यान बहुत ही कम दे पाते हैं कि पढ़ा दिया लिखा दिया बस जाओ अपने घर, ऐसा हो जाता है। तो अब बच्चे कैसे अनुसंधान करें, कैसे क्या करें, इनकी तो आवश्यकता होगी ही ना। तो चलो आगे देखते हैं और क्या है।
और उसमें क्या है, देखो शिक्षा अनुसंधान पर कुल व्यय नगण्य रहा है। कोई शिक्षा अनुसंधान पर कुछ खर्च करना ही नहीं चाहता, तो कहाँ से शिक्षा अनुसंधान हो भाई, कौन रिसर्च करे फिर है। और क्या है, इन्होंने अनुशंसा की। अब ये जो शिक्षा आयोग आया था, इन्होंने गुणवत्ता को सुधारने के लिए, शिक्षा में अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ अनुशंसा की थी। ठीक है, क्या क्या कहा था इन्होंने, एनसीईआरटी के बारे में कहा था। इन्होंने कहा कि एक प्रलेखन केंद्र और शिक्षा अनुसंधान राष्ट्रीय निकास कोष्ठ का राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में विकास किया जाए। यानी कि इन्होंने ये कहा कि अभी तक जो प्रलेखन केंद्र नहीं थे और पैसे की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसकी व्यवस्था कौन करेगा, एनसीईआरटी करेगा। एक नियम बनाएगा कि कितना पैसा किसको देना है और प्रलेखन केंद्र की स्थापना करेगा। ठीक है, तो इस तरह से सारी बातें उन्होंने की। और क्या कहा इन्होंने, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी, राष्ट्रीय स्तर पर कौन काम करेगा, एनसीईआरटी काम करेगा। और राज्य स्तर पर राजकीय शिक्षा संस्थानों का शिक्षा अनुसंधान व प्रचलित स्कूल पद्धति की दूरी को पूरा करने का दायित्व हो। ठीक है, ये क्या कहना चाह रही है, ये कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन काम करेगा, एनसीईआरटी। राज्य स्तर पर राज्य के शिक्षा संस्थान करेंगे। क्या काम करेंगे कि जैसे हम यहाँ हैं, ये हमारा स्कूल है और हमें रिसर्च करना है इस जगह पर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की व्यवस्था, यहाँ रहने की व्यवस्था, बहुत चीज़ों की व्यवस्था ये करेंगे, ये स्कूल, ये एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी क्या करेंगे कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा स्कूल ये है और रिसर्च करने में यहाँ जाना है, तो यहाँ जाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था। यदि राष्ट्रीय स्तर पर हम जा रहे हैं, हम यूपी से और हम जा रहे हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ रहने की व्यवस्था सारी एनसीईआरटी करेगी हमारी, क्योंकि हम इससे कह कर जा रहे हैं, क्योंकि हम कॉलेज से जा रहे हैं, कॉलेज के थ्रू जा रहे हैं, एनसीईआरटी व्यवस्था करेगी। लेकिन राज्य स्तर पर कौन करेगा, जो राज्य की संस्थाएँ वो करेंगी। ठीक है, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने यूजीसी को ये काम सौंपा, आईसीएसएसआर को ये काम सौंपा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ओके, आगे देखिए, यहाँ देखिए, शिक्षा अनुसंधान के तीसरे व चौथे सर्वेक्षण। और तीसरा और चौथे सर्वेक्षण कब हुआ, पहले तो आपने याद होगा आपको शिक्षा आयोग कब बना, तो आपने ये ध्यान रखना 64-66 में अनुशंसा क्या उसने रखी, ये पढ़ लेना आप। और शिक्षा अनुसंधान के तीसरे और चौथे सर्वेक्षण कब हुए थे, तो 1987 और 91 बुश, यानी शिक्षा अनुसंधान के तीसरे और चौथे सर्वेक्षण 1987-91 था। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद की शिक्षा अनुसंधान व नवीन पद्धति समिति ERIC, ये सब जो लाइनिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ से यहाँ तक ये सही से पढ़ लेना। ठीक है, ये सही से पढ़ लेना, इसे पढ़ लेना, इसे पढ़ लेना, ये वाली लाइन पढ़ लेना। ठीक है, यानी शिक्षा अनुसंधान के तीसरा और चौथा सर्वेक्षण कब हुआ, ये लिखा है बुश 1987 व 91 में। ठीक है, अब राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद की शिक्षा अनुसंधान व नवीन पद्धति समिति, नवीन पद्धति समिति ERIC, ये पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना समिति 1986-1992। ठीक है, वह राष्ट्रीय विकास के संपूर्ण कार्यक्रम में शिक्षा के लिए कुछ क्षेत्रों की प्राथमिकता का सुझाव दिया। ठीक है, तो आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ लेना। और सुझाव जो दिया था उन्होंने उन लोगों के लिए दिया था जो अनुसूचित जाति हों और ग्रामीण वर्ग से हों, लड़कियां हों, पिछड़े वर्ग से हों, ये सब दिया था। ठीक है, अरे क्या क्या हो गया ये। अच्छा, इसका ये मामला बड़ा ख़राब है, ये चाहे जब निकल लेता है चाहे जहाँ चलो आगे चलते हैं, ये वीडियो बड़ी होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि भैया इसमें टॉपिक बहुत बड़े हैं, इनके ध्यान से पढ़ना बस। आगे देखिए, यहाँ पर ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ते रहना। ठीक है, तो हाईलाइट किए हुए हैं, इनको पढ़ लेना बहुत ध्यान से। देखो, इस संबंध में जीव रसायन और शारीरिक क्रियाओं कारणों सहित अंतर्विषय अनुसंधान पर शिक्षा अध्ययन होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि किस किस पर अध्ययन होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है। अच्छा, ये जो है सेकंड पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में किस धारा में दे रखा है, किस धारा में दे रखा है। आपको याद होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया था मूल कर्तव्यों में, मूल कर्तव्यों में बताया गया है। और इधर जो DPSP है ना, उसमें भी बताया गया है किसके बारे में, शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का, निःशुल्क शिक्षा के बारे में। यहाँ पर धारा 45 कहती है कि 14 वर्ष के अंतर्गत जितने ही बच्चे आते हैं ना, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो कह रहे हैं इस पर भी अनुसंधान होना चाहिए, इस पर भी होना चाहिए। और यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का कार्यक्रम 1976 में आरंभ किया। ये डेट से याद रखना आप लोग। ठीक है, ये धारा याद रखना, धारा 45 में लिखा है 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए।
और माध्यमिक शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में आरंभ किया गया। तब से वो 10 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। ये व्यवसायीकरण कब हुआ? 1976 में हुआ। और कितने राज्यों में और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 10 राज्यों में और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखा है बिखरी आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल शिक्षा हो। घनी नदी आबादी वाले जो नगर हैं और नदियों के किनारे हैं उनके जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। पर्वत व सूखे क्षेत्रों में रहने वाले हैं बच्चे, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। तो इन सब के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए जिससे इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, हमें कुछ करना चाहिए। तभी ये सुझाव आया मित्रा 1989। तो ये सुझाव क्या था? इस संदर्भ में जैसे हर बच्चे पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए, कैसे पहुंचे? तो मित्रा 1989 में सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? उन्होंने कहा कि दूरदर्शन टीवी पर ऐसा करो कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सुविधा उपलब्ध कराओ। 1989 में इन्होंने दूरदर्शन टीवी के पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने संबंधी कुछ शिक्षाओं का चैनल खोला। आकाशवाणी, रेडियो और फिल्मों के द्वारा बच्चों के लिए ऐसी सुविधाजनक विजुअल ऑडियो विजुअल ऐसी तैयार कर दी कि बच्चे पढ़ लिख कर अब समझ रहे हैं। आजकल तो आप देख रहे हो कि स्वयं प्रभा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारे सैटेलाइट चैनल आ गए हैं जिस पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सब अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो पाया है, क्योंकि पहले क्या पता था कि कहाँ तक शिक्षा पहुँच रही, कहाँ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन जब अनुसंधान किया गया तो पता चला। ठीक है, तो आप देख लेना, ये मित्रा का नाम आप ध्यान रखना और क्या सुझाव सुझाया इसने ये ध्यान रखना। मित्रा 1989 किससे संबंधित है? टीवी, आकाशवाणी की, दूरदर्शन टीवी, वीडियो और ये सब से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, अब यह क्या है? मूल्यों के पोषण व अस्पष्टता, धार्मिक कट्टरता, हिंसा, रूढ़वाद और भाग्य परायणता के उन्मूलन के लिए मूल्य शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब रूढ़िवाद को हटाने के लिए, धार्मिक कट्टरता को हटाने के लिए, अस्पष्टता को हटाने के लिए इन सब मूल्य किसकी आवश्यकता है? मूल्य शिक्षा की। मूल्य होते हैं वैल्यूज़। ठीक है, इनकी आवश्यकता है। और कक्षा में किस किस चीज़ को प्राथमिकता में स्थान मिलना चाहिए? तो शिक्षक, विद्यार्थी, बाल विकास, विद्यालय की पद्धति, बदलती मान्यता की शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी कि इन पर अनुसंधान होना चाहिए। ये लोग ये चाहते हैं। ठीक है, और जो अलाभान्वित जो वर्ग हैं, जो जिनको लाभ नहीं मिल रहा इस शिक्षा से, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखो, कुछ बच्चे रहते हैं बहुत दूर रहते हैं स्कूल से, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उनके लिए भैया पास ही में कहीं स्कूल की आवश्यकता, स्कूल बनाना चाहिए उनके पास में ही। ठीक है, और जो बच्चे स्कूल से निकल कर भाग जाते हैं तो उनका कारण जानो कि कारण क्या है, क्यों स्कूल छोड़कर भाग रहे हैं, वो क्या कारण है। आर्थिक सामाजिकता को देखो कि क्या कारण है, कैसे वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ओके, अब देखिए अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अनुसंधान के प्रकार यहाँ दे रखे हैं। अनुसंधान के प्रकार एक तो होता है विशुद्ध या मौलिक, यानी कि प्योर और फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च, तीसरा है क्वासी सोशल रिसर्च, यानी कि अर्थ सामाजिक। देखो, विशुद्ध या मौलिक होता है, विशुद्ध का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि प्योर, जो पूरी तरह शुद्ध है, और फंडामेंटल है, ठीक है, जो मौलिक है। इसी रिसर्च को हम बेसिक रिसर्च कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा व्यापक होती है, सबसे ज़्यादा सही होती है। ठीक है, ये ऐसी रिसर्च होती है। एक बार पढ़ लो इसे, क्या है विशुद्ध रिसर्च होती क्या है। तो यहाँ समाजशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का अनुसंधान होता है इसमें क्या, और सबसे बड़ी बात कि इसमें समाजशास्त्र को रखा जाता है। जो प्योर या फंडामेंटल रिसर्च होती है उसमें समाज को रखा जाता है, समाजशास्त्र को रखा जाता है, उसके सिद्धांतों को रखा जाता है। बेसिक डिफरेंस समझना इसका। ठीक है, उसके सिद्धांतों को रखा जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें पुराने सिद्धांतों का प्रमापीकरण किया जाता है, और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन या इनकी ज़रूरत महसूस होती है तो नए सिद्धांतों को यहाँ रखा भी जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये विशुद्ध अनुसंधान है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ कहते हैं ना कि समाज के मौलिक सिद्धांतों का यहाँ अनुसंधान होता है। सपोज करो आप किसी घर में रहते हो, आपके सामने, घर के सामने एक खंभा लगा हुआ है लाइट का। ठीक है, एक लाइट का पिलर लगा हुआ है। अचानक से वो पिलर टूट गया। अब टूट गया तो क्या हुआ ऐसा कि समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या है, पिलर टूट गया, लाइट जल नहीं रही, अंधेरा हो गया हमारी गली में। अब जब टूट गई लाइट, यहाँ से हट गई, पिलर टूट गया, लाइट जल नहीं रही है, अब क्या हो इसमें, अब ये हो कि पहले की बात अब सोची जाएगी, पहले की बात समझी जाएगी।
कि पहले लट्ठा लगा कैसे था, पहले पिलर या लगा कैसे था। ओके, तो यहाँ ये देखा जाएगा कि ये यहाँ पर जो पिलर टूट गया है अभी, ये लगा कैसे था, यानी कि पुराना सिद्धांत क्या था इसे लगाने का। तो आपने लोगों से पूछा तो आपको पता चला कि पहले चंदा करके यहाँ पर एक लट्ठा लगाया गया था, उस पर लाइट लगवाई गई थी, लेकिन अब लट्ठा टूट गया तो अब आप कैसे करो। तो पुराना सिद्धांत तो ये था कि चंदा किया गया था, लेकिन अब आप क्या करोगे, आप पहले तो ये पूछोगे कि क्या आप दोबारा चंदा से करवाओगे। तो लोगों ने कहा कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हम पैसे कहाँ से लाएं, हम कहाँ से चंदा दें। तो अब आप क्या सोचोगे, अब आप ये सोचोगे कि चंदा नहीं कर सकते तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो कॉलोनी में सबसे अमीर व्यक्ति है उससे कह दिया जाए कि भैया आप लगवा दो। और फिर आगे चल के हमेशा ही ऐसा रहे कि जब भी लट्ठा टूटेगा तो जो अमीर व्यक्ति होगा वही लट्ठा लगवाया करेगा। तो आपने क्या किया, पुराना सिद्धांत जो था चंदा इकट्ठा करने का, उसे आपने छोड़ा और ये कहा कि भैया नया सिद्धांत ये रख लो कि अमीर व्यक्ति ही लट्ठा लगवाएगा। तो आपने नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। ठीक है, तो यही क्या, ये विशुद्ध रिसर्च है, विशुद्ध अनुसंधान है ये। ठीक है, यहाँ पुराने सिद्धांतों को आधार देखा जाता है कि पुराने सिद्धांत क्या थे, लेकिन जब आधार नहीं हो पाता तो आप नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हो। ठीक है, ये क्या है, विशुद्ध अनुसंधान। ठीक है, चलिए इसको आप पढ़ लेना सही से, आपको समझ आ जाएगा, है ना। और ये बेसिक रिसर्च होती है, सबसे सत्य सबसे सही रिसर्च यही मानी जाती है, विशुद्ध या मौलिक या फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। ठीक है, यही मानी जाती है। आगे देखिए, और देखिए इसमें दे रखा है विशुद्ध अनुसंधान उसे कहते हैं जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान वृद्धि के लिए हो। किसने कहा था, ये यंग ने कहा था। ठीक है, पॉलिन पी यंग यानी पीपी यंग ने कहा था। जहाँ ये परिभाषा आ जाए तो आप समझ लेना कि पीपी यंग ने से कहा था कि विशुद्ध अनुसंधान क्या होता है, यानी फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान वृद्धि के लिए हो। यानी हम ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, ज्ञान वृद्धि के लिए कर रहे हैं। अब अनुसंधान के उपयोग क्या है, विशुद्ध अनुसंधान के उपयोग क्या क्या हैं, तो आप इन उपयोगों को पढ़ लेना। प्रकार्यात्मक संबंधों की खोज, व्यवहारिक समस्याओं के मूल तत्वों या कारकों का ज्ञान, सामाजिक घटनाओं और जटिल तथ्यों के बारे में जानकारी, व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायक, प्रशासक के लिए विशुद्ध अनुसंधान, वैकल्पिक समाधान, गैर सरकारी संस्थाओं में उपयोग और स्वाभाविक या सामान्य नियम का ज्ञान। ठीक है, तो आप ये सब अच्छी तरह से पढ़ लेना। एकदम क्लियर दिख रहा है, ये बात नहीं है कि साफ नहीं दिख रहा हो, बिल्कुल एक एक शब्द क्लियर नज़र आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो हाई क्वालिटी करके आप देख लेना। ठीक, क्योंकि एक एक शब्द यहाँ पढ़ा जा रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है, और ज़्यादा टाइम लगाना उचित नहीं है क्योंकि आपको और भी काम करना और हमें भी, है ना। तो आप इसे देखोगे सही से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये परिभाषा जरूर आपको याद रखना है। जैसे ये व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायक, तो ये जो थे गुडे और हॉट ने क्या कहा था, वास्तव में यह कहा जा सकता है कि रोग निदान या चिकित्सा के लक्ष्यों की प्राप्ति में अन्य कोई बात इतनी व्यवहारिक नहीं जितना कि एक उपयुक्त विशुद्ध अनुसंधान है। ये गुडे और हार्ट ने कहा था, गुडे और हार्ट ने कहा था। ठीक है, तो जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वह हमने हाईलाइट कर दिया है। अब हाईलाइट्स जो हुए ना उन्हें आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। कोशिश की है कि आप इजी वे में समझ पाओ, है ना, तो आप समझ लेना। ये देखिए विशुद्ध अनुसंधान के दोष क्या क्या है। आप देखो हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, यदि किसी में 99 गुण है तो एक आध दोष तो भैया होगा ही होगा। तो कुछ दोष भी हैं इसमें। दोष ये है कि भैया इसमें अधिक खर्चा आता है। इसमें क्या होता है, खर्चे की अधिक संभावना रहती है। अरे क्या हो गया, तो देखिए इसमें ना अधिक खर्चा आता है। पहला तो यही है कि इसमें बहुत खर्चा होता है, अधिक व्यय होता है, क्योंकि भाई आप अनुसंधान कर रहे हो तो आपको पूछना वाचना भी पड़ेगा, लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, पूरी छानबीन भी करनी पड़ेगी, जांच पड़ताल भी करनी पड़ेगी, संबंधित उपकरण को भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, है। तो ये इसके दोष हैं, क्योंकि ये गरीब लोग नहीं कर पाएंगे इसे, गरीब बच्चा तो कर ही नहीं सकता, जब पैसे ज़्यादा हो तभी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसके दोष हैं, पढ़ लेना इनको ध्यान से। ओके, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप लोग। देखिए आपने उसके दोस्त देख लिए। अब आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, अब आपने देखा था अभी मौलिक रिसर्च। तो मौलिक रिसर्च जो होता है व्यापक होता है, और वो ऐसा होता है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है, व्यापक होता है, और वो एक बेस होता है, बेसिक रिसर्च होता है। जैसा आपने बेस बनाकर तैयार कर दिया, अब इस बेस पर एक खंभा खड़ा करना है, तो ये होगा क्या, ये होगा व्यवहारिक। ठीक है, ये हो गया बेस जो है, ये हो गया मौलिक रिसर्च यानी कि प्योर रिसर्च यानी विशुद्ध रिसर्च, और ये जो है ये हो गया व्यवहारिक रिसर्च यानी कि अप्लाइड रिसर्च। यानी कि आपने कोई काम किया और उसे अप्लाई करो। अभी आपने देखा था ना, अभी हमने आपको बताया कि आपने खंबे के लिए कहा कि अब जो अमीर व्यक्ति होगा ना वही खंबा लगवाएगा,
वही खंभा लगवाएगा। ये बात आपने रख दी लोगों के सामने, नया आपने नियम निकाल दिया कि जो अमीर व्यक्ति होगा वही खंभा लगवाएगा, क्योंकि गरीब लोगों के पास पैसे हैं नहीं। तो अब क्या होगा, अब ये बात पहुंची उस अमीर व्यक्ति के पास जो बहुत धनाढ्य है आपकी कॉलोनी में, लेकिन उसके पास बात पहुंची, तो आपको क्या लगता है कि वो सरलता से खंभा लगवा देगा? नहीं लगवाएगा ना। वहाँ समस्याएं आएंगी, वहाँ अनेक समस्या आएंगी। जो समस्या आएंगी उनको ही आपको निराकरण करना है। तो व्यवहारिक अनुसंधान में क्या होता है, जो समस्या आएंगे ना उनको आपने देखा। अब वो पैसे वाला व्यक्ति आपसे कहता है भैया मैं क्यों लगवाऊँ, मेरे पास पैसा है तो तुम सबके लिए थोड़ा ना है, मेरे लिए पैसा है, मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम्हारे लिए क्यों खंभा लगवाऊँ, मैं नहीं लगवाऊँगा। तो समस्या तो खड़ी हो रही है कि वो नहीं लगवाना चाहता। तो आपको उसको हल करना है, आपको उसे समझाना है भैया और लोग गरीब हैं वो नहीं लगवा सकते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लगवा दीजिए। अब क्या हुआ, समस्या का हल हो गया, आपने उससे कहा, वो मान गया, उसने खंभा लगवा दिया। तो व्यवहारिक अनुसंधान ये कि आपने जो नियम बनाया है उसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, आपने जो नियम का प्रतिपादन किया है उसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, वो है व्यवहारिक अनुसंधान। ठीक है, आपने नियम बनाया था कि अमीर व्यक्ति लट्ठा लगवाएगा, अब आप अमीर व्यक्ति के पास गए, वो मान गया, उसने लट्ठा लगवाना शुरू कर दिया, यानी कि जो नियम बना था वो व्यवहार में आ गया। ठीक है, तो व्यवहारिक रिसर्च वही है, अप्लाइड रिसर्च वही है। अब अप्लाइड रिसर्च के अंग कौन कौन से हैं ये आप पढ़ लेना। इसके 4 अंग होते हैं टोटल। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, नवीन तथ्यों की प्राप्ति की जाती है। दूसरा देखिए, विभिन्न प्रचलित सिद्धांतों को एकीकृत किया जाता है। तीसरा, सिद्धांत की कसौटी पर परखना होता है। ठीक है, सिद्धांत को कसौटी पर परखना होता है। और धारणा संबंधी स्पष्टीकरण किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके जो 4 अंग हैं व्यवहारिक अनुसंधान के, अप्लाइड रिसर्च के, इसमें पहले नवीन तथ्यों की प्राप्ति होती है। और ये किसके अनुसार है ये ध्यान रखना, गुडे और हॉट ने व्यवहारिक अनुसंधान के 4 अंग बताए हैं टोटल। इन्होंने पहले अंग में बताया कि नवीन तथ्यों की प्राप्ति, यानी कि नए तथ्य आपने प्राप्त किए, यानी कि ये पड़ोस वाला व्यक्ति, फलाना व्यक्ति पैसे वाला है, नवीन तथ्यों की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और दूसरा क्या, विभिन्न प्रचलित सिद्धांतों को एकीकृत करना। और जो पहले जो सिद्धांत है ना, नवीन तो यही है कि आप एक पैसे वाले व्यक्ति से खंभा लगवा दो, लेकिन प्रचलित सिद्धांत क्या थे कि चंदा करके खंभा लगवाया जाता था, है ना, ऐसा कुछ होता था। तो आप इसके ये जो डिस्क्रिप्शन है ना पूरा, ये थ्योरेटिकल जो है ये यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ, ये पूरा पढ़ लेना। हम केवल आपको उदाहरण वैसे देकर बता रहे हैं, आप समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि हाँ चंदा करके पहले होता था, तो आपने सारे डाटा इकट्ठे किए कि पड़ोस वाले बता रहा था चंदा करके हुआ, उसने भी चंदा दिया, इसने भी चंदा दिया, ये सब हो गया। अब सिद्धांत की कसौटी पर सिर्फ परखना होता था। सिद्धांत का निर्माण आपने कर दिया। ठीक है, अब धारणा संबंधी स्पष्टीकरण दे दिया। ओके, धारणा क्या थी, कौन के पहले चंदा करके होता था, लेकिन अब नए लोग करेंगे, अब पैसे वाले करेंगे, ये अब धारणा थोड़ा बदल लो, ये सब था। ठीक है, आगे देखिए, विशुद्ध और व्यवहारिक अनुसंधान में अंतर। अब देखिए यहाँ अंतर बताया जा रहा है, कौन कौन सा अंतर, फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में अंतर बताया जा रहा है। जो आपने दोनों रिसर्च पढ़ ली उनमें अंतर बताया जा रहा है। अंतर में क्या क्या है, विशुद्ध अनुसंधान उन मूल सिद्धांतों की जांच परख या निर्धारण का कार्य करता है जो मानव समाज की कार्य प्रणाली को निर्देशित करते हैं। यानी कि जो मानव समाज की कार्य प्रणाली को निर्देशित करते हैं ना, उन मूल सिद्धांतों की जांच परख करता है कौन सा, विशुद्ध अनुसंधान। ठीक है, जो मानव समाज की कार्य प्रणाली को बनाते हैं, मानव समाज की कार्य प्रणाली को निर्देशित करते हैं, उन सिद्धांतों की जांच परख करता है ये विशुद्ध अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च। जबकि व्यवहारिक अनुसंधान तत्कालीन या ज्वलंत सामाजिक समस्या को हल करता है। ठीक है, ये व्यवहारिक अनुसंधान क्या करता है, ये तत्कालीन यानी तुरंत के और ज्वलंत जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। ये इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखिए, विशुद्ध अनुसंधान का उपयोग क्षेत्र व्यापक है। यानी कि विशुद्ध अनुसंधान जैसे हमने आपको बताया, फंडामेंटल रिसर्च बहुत व्यापक क्षेत्र है, इसका बड़ा है, और व्यवहारिक जो है जो अप्लाइड रिसर्च वाला क्षेत्र है वो थोड़ा कम है उससे, है ना। और विशुद्ध अनुसंधान उस आधार का निर्माण करता है जिस पर व्यवहारिक अनुसंधान का संपूर्ण विशाल आकार खड़ा होता है। जैसा हमने आपको बताया कि आपने नियम बनाकर तैयार कर दिया, अमीर व्यक्ति खंभा लगवाएगा, तो अमीर व्यक्ति के पास आप गए और उसने खंभा यहाँ लगवा दिया। ठीक है, नियम तो बेसिक रिसर्च में आ गया, फंडामेंटल रिसर्च में आ गया, लेकिन जो काम हुआ वो व्यवहारिक में आ गया। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च में आ गया। ओके, तो इनमें अंतर है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ें। गुड, देखिए अब यहाँ पर लोगों ने अपने अपने भाषा में बताया है कि विशुद्ध अनुसंधान क्या है। तो यहाँ जोर और सिंगर ने बताया कि विशुद्ध अनुसंधान, अरे भैया ये काका हो रहा है, इन्होंने बताया, जोर और सिंगर ने, सबसे ऊपर लाइन में देखिए, विशुद्ध अनुसंधान फसल बोने के समान है, जबकि प्रयोगात्मक समस्याओं के निरीक्षण
व्यवहारिक अनुसंधान की तुलना फसल काटने से की जाती है। यानी कि जोर और सिंगर ने कहा था कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है ना, वो ऐसी है जैसे फसल आपने बो दी, ठीक है, फसल को आपने बो दिया। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है वो ऐसी है कि फसल आपने काट ली, ठीक है। किसने कहा था? ये जोर और सिंगर ने कहा था। हो सकता है ये प्रश्न आपके सामने आ जाए कि फंडामेंटल रिसर्च के बारे में क्या कहा जोर ने, सिंगर ने, और बेसिक इसके अप्लाइड रिसर्च के बारे में क्या कहा। तो ध्यान रखना, फंडामेंटल रिसर्च को इन्होंने बताया कि खेत बोने की तरह है, फसल बोने की तरह है, और ये जो व्यवहारिक अनुसंधान है ना, ये फसल काटने की तरह है, ठीक है। देखो, आप कहो कि आपको एक बार में याद हो जाए तो एक बार में याद होगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये पढ़ने के बाद अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा थोड़े थोड़े शब्दों में। हमने केवल हाईलाइट कर दिया है और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जोर और सिंगर ने क्या कहा था आप समझ गए हो। उसके बाद क्या है, और उसके बाद ये सारी चीज़ दे रखी है यहाँ पर। पीवी यंग ने के शब्दों में क्या है, क्या कहते हैं इन दोनों में अंतर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इस प्रकार के अनुसंधान के मध्य निश्चित विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। इन्होंने कहा, पीवी यंग ने कहा कि भैया ये दोनों जो रिसर्च है ना, विशुद्ध अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और सेंटलीज ने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि सामान्य वैज्ञानिक कार्य विशेष दशाओं में दोनों अर्थात सामान्य सिद्धांतों के विकास के साथ व्यवहारिक सिद्धांतों के साथ संबंध होना चाहिए। मतलब इन्होंने संबंधता की बात की, पीवी यंग ने भी और सेटलिस और जहोदा ने भी। और गुड और हार्ट के विचार में क्या है, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के विकास के इस चरण में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि शुद्ध और व्यवहारिक अनुसंधान एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। गुडे और हॉट जैसे एक दूसरे से अलग नहीं है, वैसे ही फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के लिए लाभप्रद है। तो ये दो रिसर्च होगी। तीसरी है अर्ध सामाजिक। अर्ध सामाजिक का नाम सुनकर आप समझ रहे हो कि ये क्वाजी सोशल है, यानी कि इसमें समाज के बारे में भी और समाज के साथ साथ और भी स्थितियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। केवल ये नहीं है कि मानव का समाज के साथ ही अध्ययन किया जाए, इसमें और भी चीज़ें ली जाती हैं। जैसे इसमें समाज के साथ आर्थिक स्थिति को भी देखा जाएगा, समाज के साथ मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी देखा जाएगा, समाज के साथ मानव शास्त्र को भी पढ़ा जाएगा, समाज के साथ राजनीति को भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वाजी है, यानी कि क्वाजी सोशल है, यानी कि अर्ध सामाजिक है, तो समाज के साथ साथ जिसमें और भी चीज़ें लिप्त हों और उनका भी अनुसंधान किया जाए तो होता है क्वाजी सोशल, ठीक है। ये होता है क्या, अर्ध सामाजिक अनुसंधान। और कह सकते हैं कि अर्ध सामाजिक अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान का ही एक रूप है। पूछ लिया जा सकता है कि क्या अर्ध सामाजिक अनुसंधान व्यवहारिक का एक रूप है, कि तो हाँ भैया, ये भी इसका भी रूप है, ठीक है। आगे देखिए 7वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान आप समझ रहे हो, एक्शन रिसर्च क्या होता है कि अचानक से कोई घटना घटित हो जाए, तुरंत आपने एक्शन ले लिया, ठीक है। आपको हम एकदम सिंपल वे में समझाते हैं एक बार कि क्रियात्मक अनुसंधान आपने किया होगा ना, बीएड सेकेंड ईयर में एक्शन रिसर्च की फाइल बनाई होगी। आपने उसमें क्या देखा था, आपने उसमें ये देखा था कि आप किसी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे और वहाँ पर आपने उस विद्यालय में कोई कमी देखी। जैसे कि 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, 9th क्लास के बच्चे हैं, वो विज्ञान नहीं पढ़ पा रहे हैं, विज्ञान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर अपना होमवर्क सही से करके नहीं ला रहे हैं। तो आपने देखा कि भैया ये सही नहीं करके ला रहे हैं, तो आपने क्या किया, अब जब स्कूल में आए तो उनको सही समझाने की कोशिश की, उनका टेस्ट लिया, देखा कि वो गलतियां कर रहे हैं लिखने में, वो नहीं समझ पा रहे, तो आपने उनको समझाना शुरू कर दिया, आपने उनको सही तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये होता है एक्शन रिसर्च के अंतर्गत। या फिर आप जिस भी स्कूल में गए हो, आपने देखा कि वो पानी की टंकी तो रखी है, लेकिन वहाँ जो टॉयलेट है ना, एक केवल छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए नहीं है। तो आपको इसमें दिक्कत हुई, भैया छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है और छात्रों के लिए, तो भाई ये दिक्कत हुई ना। तो आपने इसके लिए तुरंत एक्शन लिया, आपने मैनेजमेंट से कहा, आपने कहा उनसे कि भैया लैट्रिन बनवाओ, यहाँ पर एक बाथरूम बनवाओ, टॉयलेट बनवाओ बच्चों के लिए टॉयलेट है नहीं। तो वहाँ पर एक्शन रिसर्च आपने किया और वहाँ पर क्या किया कि टॉयलेट बनवाने की बात कही उन लोगों से, उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान वही है जो तुरंत के कार्यों को देखे और तुरंत एक्शन लेकर उन पर उस समस्या का समाधान करे, ठीक है। तो वही है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। लेकिन यहाँ अब एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि इस प्रत्यय की उत्पत्ति का स्रोत आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत ही है, ठीक है। आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत ही है। इसमें क्या है, इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान प्रजातंत्र युग की देन है, ठीक है, डेमोक्रेसी है। और क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, प्रजातंत्र युग की देन है और सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है।
अब कर्ट लेविन ने क्या कहा, इन्होंने कहा, कर्ट लेविन ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी में इसका संकेत दिया। इसका उल्लेख चिंतन स्तर शिक्षण में किया जा चुका है। आप समझ गए होंगे क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, मुख्य रूप से जो हमने आपको बताया उस तरह आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसमें क्या है, इसमें क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च जो है ना, इसमें कार्यकर्ताओं को उसकी कार्य प्रणाली की समस्याओं के समाधान का अवसर देना चाहिए। जो कार्यकर्ता है ना, चाहे वो कार्यकर्ता में टीचर हो, चाहे स्कूल का कोई एक स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल का कोई एक पियोन हो या कोई भी हो, तो उसके कार्य क्षमताओं को देखकर उस पर वो कार्य छोड़ दो और उसे कहो कि भैया आप अपने अभी इसका समाधान करो, ठीक है। ये जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है ये छोटे क्षेत्र में होता है, बड़े क्षेत्र में नहीं, छोटे क्षेत्र में होता है, ये ध्यान रखना। और खासकर ये स्कूल में होता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च स्कूल में होता है, छोटे क्षेत्र में होता है, और ये इसे कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसे कोई भी कर सकता है, स्कूल का चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे मैनेजमेंट हो वहाँ का, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, कोई भी कर सकता है। समस्या देखे तुरंत समाधान करे, ठीक है। ये ऐसा रिसर्च है। अब ये डेट्स आप याद रखना थोड़ा सा, कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास हुआ 1926 में माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास 1926 में माना जाता है, परंतु स्टीफेंस एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार सही से पढ़ लेना। क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स, इस पुस्तक का नाम याद रखना, रिसर्च फॉर टीचर किसने लिखी थी, बकिंघम ने लिखी थी। रिसर्च फॉर टीचर किसने लिखी, बकिंघम ने लिखी। और क्रियात्मक अनुसंधान का विकास किस सन से हुआ, 1926 से हुआ भारत में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, बकिंघम ने 1926 में, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या था, रिसर्च फॉर टीचर। लेकिन जो स्टीफन एम कोरे, उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा की समस्याओं के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था क्रियात्मक अनुसंधान का, किसके लिए, शिक्षा की समस्याओं के लिए, शिक्षा की समस्याओं का हल करने के, निराकरण निकालने के लिए, ठीक है। देख लीजिएगा अच्छी तरह। अब यहाँ परिभाषा दी गई है, क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा क्या क्या है। सबसे बड़ी बात कि क्रियात्मक अनुसंधान है क्या, तो ये एक्शन रिसर्च यानी कि एक्शन से संबंधित है, यानी कि क्रिया से संबंधित है। यहाँ क्रियात्मक पक्ष को देखा जाता है, मानव की क्रियात्मक पक्ष को देखा जाता है यहाँ, ठीक है। एक्शन रिसर्च क्रिया से संबंधित है, मानव की क्रिया से। अब यहाँ परिभाषा दे रखी है तो आप इन परिभाषाओं को पढ़ लेना। क्रियात्मक रिसर्च का सबसे पहले स्टीफन कोरे ने बताया था, ये ध्यान रखना, और किसमें, शिक्षा की समस्याओं में बताया था। लेकिन जो रिसर्च फॉर टीचर एक पुस्तक थी बकिंघम की, उन्होंने 1926 में सारी बात कही, ठीक है। आगे देखिए, ये सब परिभाषा आप पढ़ लेना एक बार, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या कहा है इन्होंने। अब क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या है, तो इसकी विशेषता है कि इसमें प्रेरणा मिलती है। क्या है, इसमें प्रेरणा मिलती है। हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार तो आपको समझ आएगा। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रेरणा, मोटिवेशन, जो यह शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों को परिणामों का अधिक आत्मनिष्ठ और आकस्मिक मूल्यांकन का त्याग करने और विचारों का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाणों का अधिक वस्तुनिष्ठ संग्रह करने के लिए देता है, ठीक है। प्रेरणा देता मतलब ये क्रियात्मक अनुसंधान क्या, ये प्रेरणा देता है सीखने और सिखाने का, कि आप सीखो, समस्या आई है तो आप उसका हल करो, उसका निराकरण करो, ठीक है। नीचे वाली लाइन देखिए, पहला पॉइंट, क्रियात्मक अनुसंधान विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचनाओं को जुटाने के लिए साधनों का निर्माण करता है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचनाओं को जुटाने के लिए साधनों का निर्माण करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ओके। चलो यहाँ देखिए, यहाँ सारे पॉइंट्स दे रखे हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, है ना। आपने ये पीछे वाला ले लिया ना पेज, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, इसके बारे में पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पीछे भी देख लीजिए क्या क्या विशेषता होती हैं। कि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ना, इसका ध्यान केवल एक परिस्थिति पर न होकर अनेक परिस्थितियों पर केंद्रित होता है। दूसरा, अनुसंधान का यह ध्यान संपूर्ण परिस्थिति पर न कि उसके किसी विशेष अंग पर, यानी कि किसी एक पॉइंट पर ये अपना माइंड सेट नहीं करता है। क्रियात्मक अनुसंधान केवल एक पॉइंट पर माइंड सेट नहीं होता है, पूरा देखता है ये, ठीक है, पूरी स्थिति को देखता है ये। और क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यालय, अध्यापक, प्रशासक, निरीक्षक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक साधारणतः एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, ठीक है। कॉलेज के इर्द गिर्द, स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है इसकी सारी कहानी क्रियात्मक अनुसंधान की।
तभी तो आपने बीएड में एक्शन रिसर्च किया था, आपको याद होगा ना अच्छी तरह से। नहीं याद हो तो यहाँ देख लेना, फाइल एक पड़ी होगी एक्शन रिसर्च की, उसमें देख लेना क्या क्या था, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है एक्शन रिसर्च में, वो प्रैक्टिकल है पूरा कि क्या क्या होता है। पूरी फाइल पड़ी होगी बीएड के, आप देख लेना प्लेलिस्ट में, बीएड सेकेंडरी की प्लेलिस्ट में, उसमें लिखा होगी एक्शन रिसर्च की फाइल, उसे आप देखकर समझ जाओगे, तब आपको समझ आएगा एक्शन रिसर्च होती क्या है, ठीक है। और क्या यह समय की प्रगति की मात्रा को निश्चित करने का प्रयास करता है, मतलब टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में वो काम हो जाए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विद्यालय के कार्यभार में कार्याभ्यास में उन्नति करना। कार्याभ्यास में तो उन्नति होगी जब आप मौलिक समस्याओं को देखोगे, और तो उन समस्याओं के बारे में कर्मचारियों से कहोगे, और कर्मचारी अपनी कुशलता के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर, अपनी योग्यता के अनुसार क्या करेगा, वो कार्यविधि में उन्नति करेगा, वो उस कार्य को सही से कर पाएगा, ठीक है। आपने मौलिक समस्या देखी, वहाँ के लोगों से कहा, आपने स्कूल के लोगों से कहा, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आपने उनमें से किसी से भी कहा, और वो अपने अपने अनुसार, अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार उस समस्या का निराकरण वो करेंगे अपनी कुशलता के अनुसार, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विद्यालय के कार्याभ्यास में उन्नति होगी। दूसरा, शिक्षकों की उन्नति होगी। भैया शिक्षक ने कोई काम गलत किया है, आपने देख लिया कि भाई तुम अच्छी तरह पढ़ा नहीं रहे हो, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपने देखा तुरंत आपने एक्शन लिया, उन टीचर को समझा दिया भाई अच्छा पढ़ाओ ना, ताकि बच्चे अच्छी तरह पढ़ पाएँ, आपने उनसे कहा। तो शिक्षक अब क्या करेगा, जो शिक्षक पहले कभी घर से पढ़ के नहीं आ रहा था, अब वो शिक्षक पढ़कर आएगा, तो उससे क्या होगा, शिक्षकों के ज्ञान में उन्नति होगी, और जब पढ़कर आएगा तो बच्चों को भी अच्छा पढ़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, एक्शन रिसर्च से शिक्षकों के ज्ञान में उन्नति होगी, ठीक है। बेस्ट ने क्या कहा इसके बारे में देख लेना। बेस्ट के अनुसार शिक्षक की प्रगति, विचार शक्ति, व्यावसायिक भावना और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में क्रियात्मक अनुसंधान वृद्धि करता है, ठीक है। अब पाठ्यक्रम का विकास होगा, इससे भैया एक्शन रिसर्च से पाठ्यक्रम का भी विकास होगा, एक सीमित पाठ्यक्रम नहीं रह जाएगा। ये नहीं है कि ये बताया जाए कि भारत के राष्ट्रपति सब पहले राष्ट्रपति कौन थे, केवल वही बताया जाए। अब जब ये एक्शन रिसर्च किया जाएगा तो टीचर पढ़कर आएगा, ज़्यादा पढ़कर आएगा तो आपको ज़्यादा बताएगा तो आपके पाठ्यक्रम में भी वृद्धि होगी और आप ज़्यादा योग्य भी बन जाएंगे, तो पाठ्यक्रम का विकास होगा, ठीक है। एक्शन रिसर्च झिझक भी दूर करता है, ये क्या करता है, इरेडिकेशन ऑफ हेजिटेशन, है ना। ये झिझक को दूर करता है, क्योंकि कार्य आप बार बार एक कार्य को कर रहे हो तो आपकी झिझक दूर हो जाएगी, फिर आप बड़े आराम से उस कार्य को कर पाओगे, है ना। व्यवहार में परिवर्तन भी करता है। ये कहते हैं कि जब आप अच्छी तरह से पढ़कर समझकर जाते हो, किसी व्यक्ति को बढ़िया तरह समझ लेते हो, तो आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि आपने दूसरे की समस्याओं की खोज कर ली और अब आप उसकी समस्या का निराकरण करने जा रहे हो, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए कुछ काम करने जा रहे हो, है ना। तो एक्शन रिसर्च क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन करता है, झिझक दूर करता है, पाठ्यक्रम का विकास करता है, शिक्षकों की उन्नति करता है, और विद्यालय में कार्याभ्यास में उन्नति करता है, विद्यालय के कार्याभ्यास में। उसके अलावा प्रशासकों एवं निरीक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करता है, मतलब एक्शन रिसर्च फायदेमंद है, घाटेमंद तो कुछ नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के पद कितने हैं, ये पद याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 7 सोपान हैं, 7 पद हैं। एक्शन रिसर्च के टोटल 7 स्टेप हैं, 7 पद हैं। सबसे पहले समस्या का ज्ञान, दूसरा कार्य के प्रति प्रस्ताव पर विचार विमर्श, तीसरा योजना का चयन उपकल्पना का निर्माण, चौथा तथ्यों को इकट्ठा करना, पांचवा योजना का क्रियान्वयन करना, और छठवां तथ्यों का आधारित निष्कर्ष निकालना, तथ्यों पर आधारित, और सातवां दूसरों को परिणाम की सूचना देना, ठीक है। इसके क्षेत्र क्या क्या है, अनुसंधान के क्षेत्र क्या क्या है। अनुसंधान के अनेक क्षेत्र हैं, जिनमें से शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाना, और शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्री और निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करना, ठीक है। और क्या है, छात्रों की जिज्ञासा में वृद्धि करना, छात्रों में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न पूछने की, ध्यान करने की, तत्परता की जिज्ञासा होनी चाहिए, तो एक्शन रिसर्च ये सब बढ़ाता है। और गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, आपने किसी बच्चे को होमवर्क दिया तो आप ऐसा प्रभावशाली बना कर दे दो एक्शन रिसर्च के द्वारा, तो बच्चा समझ जाए, बढ़िया तरह काम करके लाए। और छात्रों के अनुशासन संबंधी समस्या हैं, उनका समाधान करने में भी क्रियात्मक अनुसंधान का विशेष महत्व है। छात्र अनुपस्थित क्यों है, विलंब से क्यों आ रहे हैं, ये समझने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। और क्या है, छात्र एवं शिक्षक के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते, आदर सम्मान है या नहीं है, ये भी आपको देखना होगा एक्शन रिसर्च में, इसका भी आप हल कर सकते हो। छात्रों की नकल की समस्या हो या संगठन प्रशासन की समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, इन सब का हल एक्शन रिसर्च के द्वारा किया जा सकता है। ओके,
अब आता है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। तो शिक्षा में क्या क्या इसका महत्व है? शिक्षा में महत्व ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से अध्यापक, यहाँ देखो इस वाली लाइन को देखो, अध्यापक, प्राचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक आदि अपने विद्यालय में विद्यमान समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उनके निदान का उपाय ढूंढते हैं। ठीक है, जब जैसे दिखता है कि भैया हमारे स्कूल में ये परेशानी है, हमारे स्कूल में ये समस्या खड़ी हो रही है, बच्चों के सामने ये समस्या खड़ी है, तो उसका निदान करने का उपाय वो लोग ढूंढते हैं। स्कूल का कोई भी चाहे वो शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो, प्रबंधक हो, निरीक्षक हो, कोई हो। ठीक है, ये देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है। किससे? वैज्ञानिक विधि से। क्रियात्मक अनुसंधान में शिक्षा के क्षेत्र में जो परेशानियाँ उपस्थित होती हैं उनका वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है और निष्कर्षों के आधार पर समस्याओं का निराकरण करते हैं। निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया ये समस्या है तो क्यों है, उसके बाद उस समस्या का निराकरण वो लोग करते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि विद्यालय के क्रियाकलाप में वांछित सुधार करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का एक महत्व है कि वांछित सुधार करता है। दूसरा क्या है? विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता, रूढ़िवादिता पूर्ण वातावरण का अंत करता है। ठीक है, जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको छोड़ देता है। अरे पहले खेतों में जाया करते तो क्या अब भी खेतों में जाएंगे? अब तो भैया एक व्यवस्था हो गई, जद घर बन गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, विद्यालय के घटकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने में सहायक है ये एक्शन रिसर्च। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित होती है एक्शन रिसर्च है, क्योंकि तुरंत काम किया जाता है ना, इसमें टाइम नहीं लगाया जाता, और इससे छात्रों का चतुर्मुखी विकास होता है। राष्ट्र के उत्थान में ये सहायक होता है, छात्रों का विकास तो राष्ट्र का विकास। विद्यालय की उपलब्धि की वृद्धि में सहायक, विद्यालय की उपलब्धि की वृद्धि में भी सहायक है एक्शन रिसर्च, है ना। अध्यापकों में परस्पर सहयोग और प्रेम पूर्वक कार्य करने में सहायक है। विद्यालय में सामाजिक कुशलता का विकास करने में सहायक है। देखो, इनमें से कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। यहाँ आपको इसलिए इस तरह बताया जा रहा है क्योंकि भैया टाइम बहुत हो रहा है, वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है ये, और आप ऐसे ही पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि ये की पॉइंट्स ही आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये पॉइंट्स ही आएंगे। ठीक है, इसलिए पॉइंट्स ज़्यादा पढ़ लेना। अब क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने होते हैं, आपको इस सोपान याद रखना है कि किस सोपान में क्या किया जाता है, बहुत विशेष ध्यान रखना है इन सोपानों का, ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इसके टोटल 6 सोपान हैं। कितने सोपान है? क्रियात्मक अनुसंधान के टोटल 6 सोपान हैं। 6 सोपानों, जो प्रथम सोपान है वो कहता है कि समस्या का क्षेत्र क्या है। सबसे पहले आप पहचानो समस्या है क्या चीज़, है ना, समस्या है क्या चीज़, समस्या की परिभाषा क्या है, और समस्या का विश्लेषण कैसे करना है, क्या करना है। तो मुख्य रूप यही है कि समस्या का क्षेत्र क्या है। प्रथम सोपान में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि समस्या का क्षेत्र क्या है, यानी समस्या क्या है। पहला ये आपने देखा। दूसरा क्या है? जब समस्या के क्षेत्र आपको पता पड़ गया तो आप समस्या के क्षेत्र को पढ़कर आपने उसकी परिकल्पना की, है ना। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था कि आपके सामने, मतलब हम बैठे हुए हैं तो हमारे सामने 2-3 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो आपने देखा समस्या क्या है। समस्या है कि ये लोग लड़ रहे हैं। आज आपने लड़ाई उनकी देख ली तो द्वितीय सोपान आया। समस्या तो आपको पता पड़ गया कि ये लोग लड़ रहे हैं। द्वितीय सोपान में क्या, परिकल्पना का निर्माण करोगे, यानी द्वितीय सोपान में आपने सोचा कि यार लड़ रहे हैं, लेकिन क्यों लड़ रहे हैं। तभी आपने विचार किया, हो सकता है इसने दूसरे वाले बच्चे ने, रेड टी शर्ट बच्चे ने ब्लू टी शर्ट वाले बच्चे की कॉपी फाड़ दी हो, क्योंकि पढ़ रहे हैं इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। या फिर इसकी कोई पेंसिल, रबड़ या कुछ ले ली हो, इसलिए लड़ रहे हैं। तो आप परिकल्पना तैयार कर रहे हो, हाइपोथेसिस तैयार कर रहे हो। और हाइपोथेसिस क्या होती है? ये समस्या का संभावित समाधान होती हैं कि इसने कॉपी ली है, शायद ये कारण रहा होगा, और कॉपी इसको वापस मिल जाएगी तो ये फिर लड़ेगा नहीं, है ना। आपने संभावित समाधान इकट्ठा कर लिया। तो पहले सोपान में आपने समस्या को देखा कि समस्या का क्षेत्र क्या है। दूसरे सोपान में आपने परिकल्पना का निर्माण कर लिया, परिकल्पना का निर्माण कर लिया कि शायद इस वजह से, इस कारण से ये रहा होगा, ये लड़ाई हो रही होगी। तृतीय सोपान में क्या होता है? तृतीय सोपान में आप क्या करते हो कि तृतीय सोपान में आप रूपरेखा तैयार करते हो कि जो लड़ रहे हैं, हमने तैयारी तो कर ली, परिकल्पना की तैयारी तो कर ली कि किस कारण से लड़ रहे होंगे, शायद ऐसा ही हो रहा होगा, लेकिन रूपरेखा तैयार करते हो आप कि हमें इनसे पूछना पड़ेगा, हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, जो आसपास बच्चे खड़े हैं वो सही बताएंगे कि ये लोग लड़ क्यों रहे हैं। तो ये जो रूपरेखा तैयार होगी ना, इसके 4 पक्ष होते हैं। रूपरेखा के 4 पक्ष होते हैं, क्रियाएं, विधि, साधन और समय। ठीक है, 4 पक्ष होते हैं। क्रियाएं क्या करनी है, प्रोसेस कौन सी अपनानी है, साधन क्या क्या लेने, और समय कितना लगाना, समय कैसे लगाना है। तो क्या होता है, रूपरेखा के 4 पक्ष होते हैं। ये सोपान याद रखना, ठीक है। 3 सोपान हम लोग कर चुके हैं। चौथा क्या है? चौथा सोपान जो है वो कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा के संपादन के समय शोधकर्ता अपने निरीक्षण के आधार पर प्रदत्तों का संकलन करता है।
संकलन करता है। हमने क्या किया था, सबसे पहले लड़ाई झगड़ा देखा, यानी कि समस्या देखी। उसके बाद हमने विचार किया कि समस्या शायद पेंसिल रबड़ को लेकर हो रही होगी, यानी कि परिकल्पना का निर्माण कर लिया हमने, द्वितीय सोपान में आया। तीसरे सोपान में हमने रूपरेखा तैयार की कि हमें इनसे जाकर पूछना पड़ेगा कि क्यों हुई लड़ाई, कैसे हुई। अब परिकल्पना तो तैयार कर ली माइंड में कि हाँ क्यों हो रही होगी, लेकिन हमें भाई क्लियर बात करने के लिए इनके पास तो जाना पड़ेगा ना, रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो तीसरे सोपान में रूपरेखा तैयार करना था। लेकिन चौथा सोपान आया तो रूपरेखा तैयार तो कर ली, पर जाना तो उन्हीं के पास पड़ेगा ना, पहुंचना तो उनके पास पड़ेगा ना। जब पहुंचेंगे तभी तो हम डाटा को इकट्ठा कर पाएंगे, डाटा का संकलन कर पाएंगे, डाटा कलेक्शन कर पाएंगे। तो चतुर्थ सोपान में क्या हुआ, प्रदत्तों का संकलन करना है, ठीक है, यानी कि डाटा को इकट्ठा करना है। डाटा इकट्ठा कर लिया अब हमने। अब उसके बाद क्या हुआ, अब पाँचवां सोपान है। पाँचवां सोपान में जब डाटा इकट्ठा आपने कर लिया, तो जैसे एक बच्चे ने बताया कि इसने इसकी पेंसिल ले ली थी, तो इसने इसको मार दिया, यानी कि रेड टी शर्ट वाले बच्चे ने ब्लू टी शर्ट वाले बच्चे की पेंसिल ले ली थी, इसलिए ब्लू टी शर्ट ने उसको मार दिया रेड टी शर्ट वाले को, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ, हमें एक डाटा मिला, ठीक है, ये हमें एक डाटा मिला। तो हम डाटा हमने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए, चतुर्थ सोपान में हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। लेकिन डाटा इकट्ठा कर लिया तो अब हमें उसका विश्लेषण भी करना पड़ेगा। विश्लेषण कैसे करेंगे, हो सकता है ये जो बच्चा डाटा हमको बता रहा है कि पेंसिल ले ली थी इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ, तो हो सकता है ये बच्चा ब्लू टी शर्ट वाले का ही भैया हो, इसलिए अपने भैया की साइड ले रहा हो। तो हम लोग क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे इस चीज़ का कि वास्तव में बच्चा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। तो पाँचवें सोपान में हम लोग विश्लेषण करते हैं उन डाटाओं को जो हमने इकट्ठे किए हैं, ठीक है, विश्लेषण करते हैं उन परिकल्पना का जो हम सोच रखे हैं, ठीक है। तो पंचम सोपान में क्या है कि हम विश्लेषण करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और छठे सोपान में जब हमने विश्लेषण कर लिया, बच्चे की बात सुन ली, डाटा इकट्ठा कर लिया, हमने सबसे पहले लड़ाई देख ली, परिकल्पना भी कर ली, हमने रूपरेखा भी तैयार कर ली। रूपरेखा तैयार करके हम उन बच्चों के पास भी चले गए, उन बच्चों के पास जाकर हमने डाटा भी इकट्ठा कर लिया कि क्यों लड़ाई हो रही है। लेकिन उसके बाद हमने विश्लेषण भी कर लिया कि वास्तव में सच है या नहीं है ये। और जब हमने विश्लेषण कर लिया तो लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ वास्तविकता में हुआ क्या था। विश्लेषण के बाद हम निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। और जब ये निष्कर्षों का प्रतिपादन होता है तो निष्कर्षों का जो निष्कर्ष निकल कर आता है, रिजल्ट निकल कर आता है कि लड़ाई का वास्तविक कारण था क्या। और लोगों ने आकर बताया कि भाई केवल पेंसिल की वजह से लड़ाई नहीं हुई, बल्कि ये जो रेड टी शर्ट बच्चा है इसने पेंसिल तो इसकी बाद में ली, ब्लू टी शर्ट ने इसको पहले मारा था, तब इस रेड टी शर्ट ने इसकी पेंसिल ली थी। तो हमें आंकड़े अब मिल रहे हैं और हमने विश्लेषण कर लिया समस्या का, हम समझ गए सारी चीज़ों, आंकड़ों का विश्लेषण कर दिया। हम निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि भैया इस लड़ाई में केवल एक की गलती नहीं बल्कि दोनों की गलती है, दोनों को समझाना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरह से। तो निष्कर्ष निकला और निष्कर्ष ऐसा हुआ कि वो सैद्धांतिक नहीं था, वो व्यवहारिक था। निष्कर्ष सैद्धांतिक की बजाय इसमें व्यवहारिक होता है, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। किस में होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में, एक्शन रिसर्च में, ओके। तो निष्कर्षों का प्रयोग वह स्वयं ही अपनी समस्या के सुधार में केवल उसी वर्ष कर सकता है। प्रत्येक वर्ष की समस्याएं बदलती रहती हैं, क्योंकि हम अभी तुरंत ही तो लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं ना, तो हमने तुरंत इसका समस्या का समाधान कर दिया, उसके पेंसिल से दिलवा दी और उसको बच्चों को समझा दी, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करनी, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह आपने इसके 6 सोपान देख लिए क्रियात्मक अनुसंधान के। अब उदाहरण देख लीजिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रायोगिक योजना, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना, यानी कि एग्जाम्पल कैसे, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इसमें देखिए योजना का शीर्षक क्या है ना, योजना का शीर्षक क्या है, आप देखो योजना का शीर्षक अब ये लिया है कि जो बच्चे गृह कार्य करते हैं ना उसमें अशुद्धियाँ हो रही हैं, तो हमें उन अशुद्धियों का अध्ययन करना है कि अशुद्धियाँ हो क्यों रही हैं। अब इसके लिए अनुसंधानकर्ता जो होगा ना वो एक अनुभवी शिक्षक होना चाहिए, पहली बात अनुभवी शिक्षक हो, उसे अनुभव होना चाहिए, दूसरा पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए उसे, ठीक है। और तीसरा क्या है, योजना की पृष्ठभूमि तैयार करनी है। तो जो बच्चे हिंदी वर्तनी में अधिक गलतियां कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, लिख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, या फिर जो गलत बोल रहे हैं गलत ही लिख रहे हैं, ऐसा है। तो हमें ये सब देखना होगा, ठीक है, आप ये पढ़ लेना ध्यान से। आगे देखिए प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या है, ये उद्देश्य देख लीजिए। उद्देश्य ये है जो अनुसंधान आप ये अनुसंधान कर रहे हो ना अशुद्धियों को दूर करने के लिए अनुसंधान इस पर जो कर रहे हो ना, तो उसके उद्देश्य क्या क्या है, इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करना है। देखो बार बार कुछ ना कुछ इस पर हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य, इसमें क्या करना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के लिए जागरूक करना पड़ेगा। बेटा आप गलती क्यों करते हो, पहले आप बोल रहे हो वो गलत है, आप सही बोलो और सही लिखो, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा उनको, ओके। और आगे क्या करना पड़ेगा, इसकी फ़ोटो लेते जाओ, ठीक है। आगे देखिए इसमें ये आप पढ़ लेना ये सभी चीज़ें।
क्या क्या करना पड़ेगा आपको। और विद्यालय के लिए योजना का उपयोग, इसमें लिखा है विद्यालय में सामाजिक विषय अनिवार्य है। विद्यालय में सामाजिक विषय तो होता है मुख्य रूप से अनिवार्य, इसलिए सामाजिक विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अतः छात्रों की अभिव्यक्ति, लेख, साहित्य की दृष्टि से शिक्षण में विकास एवं सुधार की आवश्यकता है। ठीक है। समस्या का क्षेत्र क्या है? समस्या के क्षेत्र ये तो कि गृह कार्य करने में बच्चे अशुद्धियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं। और कौन सी क्लास के बच्चे हैं? कक्षा 9 के। गृह कार्य में अशुद्धियाँ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें ये हमने एक्सेल रिसर्च की फाइल में सब लिखी थी, आप देख लीजिएगा, बीएड वाली फाइल में है। वैसे यहाँ समझ लीजिए। ठीक है। एक बार समस्या के कारणों का विश्लेषण किया गया है यहाँ पर। तो क्रियात्मक परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है, उन्हीं कारणों को ध्यान में रखा जाता है जो शिक्षण के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए कारण क्या रहा, साक्ष्य क्या है, कौन कौन इसका साक्ष्य बना, और ये तथ्य या अनुमान है, और शोधकर्ता का नियंत्रण क्या है। ये विश्लेषण चल रहा है आपके उस समस्या का जो आपने देखी कि बच्चे गृह कार्य गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उसका अब ये विश्लेषण चल रहा है। कैसे कि पहला कारण है छात्र लिखित कार्य को ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं। तो लिखने वाला काम है, ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे, उनका ध्यान कहीं और रहता है। साक्ष्य क्या है इसकी, मतलब साक्ष्य कौन है इसका, कि छात्रों के लिखित कार्य को निरीक्षण करके हमें पता चला है कि छात्र लिखित कार्य ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये फैक्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि छात्र जो लिख रहे हैं सही नहीं लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, ध्यानपूर्वक नहीं लिख रहे। किसी बच्चे का ध्यान दूसरे को मारने में है, तो किसी बच्चे का ध्यान दूसरे का खाना खाने में है। ठीक है। तो इस पर शोधकर्ता का पूरा नियंत्रण रहता है, नियंत्रण के अंतर्गत है। ऐसे ये कारण है, अध्ययन के समय शब्दों की वर्तनी पर ध्यान नहीं देते बच्चे। हम बोल रहे हैं ग, बच्चे लिख रहे हैं स। तो किससे पता पड़ा? छात्रों के अभिज्ञान का परीक्षण करके पता पड़ा। ये भी एक तथ्य है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ये भी नियंत्रण के अंतर्गत है। तीसरा, माध्यमिक कक्षाओं में बर्तनी संबंधी अशुद्धियां पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कैसे पता पड़ा, मतलब ये कौन कह रहा है? कारण ये कि माध्यमिक कक्षाओं में, जो माध्यमिक कक्षाएं होती हैं उनमें बच्चों जो लिखते हैं उसमें अशुद्धियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। कौन कह रहा है इस बात को? क्योंकि हमें बच्चों से पूछकर पता चला कि जब हम गृह कार्य हमारे शिक्षक देते थे, तो जैसा हम लिख कर लाते थे वैसा ही वो लोग चेक कर दिया करते थे, इसलिए हमको ध्यान ही नहीं रहा कि हम गलती कर रहे हैं। तो कैसे पता चला? छात्रों से पूछकर पता चला, इसका भी तथ्य है। लेकिन ये नियंत्रण के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि टीचर पहले कैसा कर रहे थे, लेकिन आपको सुधार करना है इसमें। ठीक है। और चौथा क्या है? छात्रों में शुद्ध व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। वो शुद्ध समझ नहीं पा रहे, तो लिख क्या पाएंगे, व्यवहार में क्या लाएंगे फिर? ये भी कैसे पता चला? ये भी छात्रों से विषय संबंधी प्रश्न पूछकर पता चला। ठीक है। ये भी नियंत्रण के अंतर्गत है। आपको पता चल गया इस सब के बारे में, तो आप इन पर नियंत्रण पा सकोगे और इनको ठीक कर पाओगे। ठीक है। अब आता है क्रियात्मक परिकल्पना। क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? प्रथम, द्वितीय। प्रथम है कि लिखित कार्य को समुचित ढंग से कराया जाए, यानी कि ये जो सारे काम है ना, जो गलतियां हो रही, जो कारण बने हैं ना, इनको दूर करने के लिए आप क्या करोगे? या तो ऐसा करोगे कि जो लिखित कार्य हैं उनको सही ढंग से कराओ, क्योंकि पहले के टीचर जो कर रहे थे वो करने दो उन्हें, लेकिन आप उन्हें सही ढंग से कराओ, फिर उनका निरीक्षण करो। ठीक है। परिकल्पना, क्रियात्मक परिकल्पना, यानी कि आपने सोच लिया कि ये बच्चे इतनी गलती कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये करना होगा कि सबसे पहले इनको लिखित कार्य जो है उन्हें सही से कराना होगा, क्लास में ही बढ़िया तरह कराना होगा, और उसके बाद उनका निरीक्षण मैं करूँगा सही से। जब मैं यहाँ इनका सही से निरीक्षण कर लूँगा, देख लूँगा कि यहाँ पर ये काम सही कर पाए, तो घर पर भी काम सही कर पाएंगे। ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो। द्वितीय क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड वे क्या है? सेकंड वे ये है कि पाठ्य वस्तु के कठिन शब्दों का व्याकरण से समन्वय करें आप। कि मतलब यह है कि जो बच्चे लिखने में गलती कर रहे हैं और जिस जिस जगह गलती कर रहे हैं, तो आप उन गलतियों को पकड़ें और उन्हें व्याकरण रूप से समझाएं कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है, इनको ऐसे नहीं ऐसे समझो, इनको ऐसा नहीं ऐसे बोला जाता, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। तो ये आप इन दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। अब आता है क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि के हेतु रूपरेखा। पुष्टि हेतु रूपरेखा क्या है? तो इसको आप ये पढ़ लेना। ठीक है। नीचे लिखी हुई दोनों लाइन ध्यान से, आगे चलते हैं। अब आप इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे कैसे होगा, आप देख लेना। इसमें मूल्यांकन जो होता है वो लास्ट में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आपने पूरी रूपरेखा तैयार कर दी, सब कुछ कर दिया, आपने बच्चों की अशुद्धि का भी पता लगा लिया, आपने बच्चों की अशुद्धि को दूर करने के लिए उपाय भी कर लिया, तो अब आप उसका मूल्यांकन करोगे। मैंने जिस तरह बताया है, बच्चा को समझ पाया है या नहीं समझ पाया है, आप ये सब इसके अनुसार चेक करोगे। ठीक है। अब अनुसंधानकर्ता टिप्पणी करेगा, नोट ऑफ रिसर्चर टिप्पणी करेगा, यानी आप ही तो अनुसंधान करता हो, आप ही तो अनुसंधान कर रहे थे, तो आप क्या करोगे कि प्रायोगिक योजना की रूपरेखाएं अन्य विषयों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जा सकती हैं। यानी कि आप अब टिप्पणी करोगे कि मैंने ये सब देखा और ये देखने के बाद मैंने उसमें सुधार लाने की कोशिश की, और फिर आपने सुझाव दे दिया उसके बारे में। ठीक है। ये सब हो गया। उसके बाद क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान योजनाओं के लिए सुझाव क्या क्या दिए जाते हैं।
तो सुझाव में कहा जाता है कि शिक्षक की समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होना चाहिए। सुझाव में क्या है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है जिस पर आप कर रहे हो ना, वो शिक्षक की समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। अब भैया गृह कार्य बच्चे गलत कर रहे हैं तो वो किससे संबंधित है, वो बच्चों से और शिक्षक से संबंधित है या नहीं है, तो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है भैया। और इसका स्वरूप वास्तविक भी है। और क्या है, इसमें शिक्षा के स्तर की प्रगति और गुणात्मक विकास योजना से संबंधित भी है ये, क्योंकि जब गलती करते रहेंगे तो इसमें गुणात्मक विकास का क्या होगा, ये तो भैया और गलत होता जाएगा ना, तो ये उससे भी संबंधित है। और क्या है, योजना के मूल्यांकन में विश्वसनीयता तथा वैध साक्ष्यों का ही प्रयुक्त होना चाहिए। भैया आंखों के सामने देखा है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो ये साक्ष्य हैं तो क्या हम आंखों से देख रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, है ना। और स्वरूप मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि कम खर्च वाला होना चाहिए। और क्या है, समस्याओं के चयन तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। तो अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, और आप ये योजनाओं के सुझाव को समझ गए होंगे। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, मौलिक एवं क्रियात्मक शोध में अंतर, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च यानी कि बेसिक रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च में अंतर है। आप समझ रहे होंगे मौलिक रिसर्च बहुत बड़ा दायरा है और वही एक्शन रिसर्च बहुत छोटा सा दायरा है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो जो मौलिक रिसर्च है, जो बड़ा है रिसर्च, उसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, ध्यान ज़्यादा लगेगा, ज्ञान ज़्यादा लगेगा, सब कुछ ज़्यादा लगेगा मौलिक रिसर्च में। लेकिन वही एक्शन रिसर्च है जो है, उसमें पैसा कम लगेगा, ज्ञान कम लगेगा, ध्यान कम लगेगा, सारी चीज़ कम लगेंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये तुरंत के लिए होता है एक्शन रिसर्च, और ये किसके लिए होता है, ये होता है एक व्यापक क्षेत्र के लिए और ज़्यादा समय के लिए, ठीक है। तो इसका अंतर आप एक बार देख लीजिए क्या क्या इनमें अंतर है, विशेष रूप से आपको समझ आ जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार तथा विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में, जैसा हमने आपको बताया कि जो एक्शन रिसर्च होती है वो स्कूल के अंतर्गत ही होती है, स्कूल में ही होती है पूरी में, ठीक है, जबकि मौलिक अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में होता है, मूल्य समाज के क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार तथा विकास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए पहला अंतर क्या है इसमें, ये अंतर आप पढ़ लीजिए। इसका उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार करना है, जबकि मौलिक रिसर्च यानी बेसिक रिसर्च यानी कि फंडामेंटल रिसर्च का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य नए तथ्यों और सत्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, ठीक है। वही उदाहरण ध्यान कर लेना जो लट्ठे वाला था, पिलर वाला था, ठीक है। चलो अब इसके और ये अंतर है, इस अंतरों को और देख लो, आप लोग पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। देखो ये सब अंतर पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा, हमने हाईलाइट कर दिया है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, पढ़ लेना। देखो टाइम तो लगेगा भैया, टाइम तो लगेगा, अब टाइम नहीं लगेगा तो बिना टाइम के तो भैया पढ़ाई हो नहीं सकती ना, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम आपको अच्छा कुछ देखा जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सब पढ़ लोगे, उसके बाद क्या है, ये हुआ। अब इसके बाद ये और इसके दो अंतर हैं, इन्हें और पढ़ लेना कि शिक्षक को कार्य कुशलता का इसमें अवसर मिलता है, किसमें, एक्शन रिसर्च में, जबकि यहाँ सूझ का विकास होता है। मौलिक रिसर्च में क्या होता है, सूझ का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है बहुत ज़्यादा इससे। और इसमें क्या होता है, इसमें विशेष प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, इसे कोई भी कर सकता है एक्शन रिसर्च को, लेकिन इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपने ये सब समझ लिया। अब इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न ही आएंगे, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर में से कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है, कहीं से भी हो सकता है, इनमें से भी आ जाए, ठीक है। तो देखिए अनुसंधान का कार्य क्या है, समस्या का समाधान करना, ठीक है। रिसर्च क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। दूसरा देखिए शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, नए तथ्यों की खोज करना, सत्य का प्रतिपादन करना, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है, यानी कि ये सभी। तीसरा देखिए अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया होती है, कैसी होती है, वैज्ञानिक भी होती है, परावर्तित भी होती है और विकेंद्रीय होती है, यानी कि सभी। चौथा देखिए शिक्षा अनुसंधान के आयाम क्या क्या हैं, तो भैया इसके अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों आयाम होते हैं। पांचवा देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है, किसमें होता है, शिक्षण के सुधार में, शिक्षण के परिवर्तन में और विद्यालय की शिक्षण समस्या को दूर करने में, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। छठवां देखिए क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है, क्रियात्मक अनुसंधान कौन कर सकता है, वही कर सकता है जिसको वो करने की योग्यता हो, वही तो कर सकता है, तो योग्यता जिसको हो, ठीक है। साथ में देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन थे, तो स्टीफन एम कोरे ने तो सबसे पहले बताया था कि समस्या क्या होती है क्रियात्मक अनुसंधान में, क्या क्या समस्या कैसे हल करें, तुरंत हम कैसे हल करें, किसने बताया, स्टीफन एम कोरे ने बताया। आठवां देखिए मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य है नए तथ्यों को स्थापित करना, नए सिद्धांतों की खोज स्थापित करना और नए तथ्यों की खोज करना, यानी कि ये सभी, ठीक है। डी इसका आंसर होगा, ओके। आगे देखिए भैया बड़ा चैप्टर है, टाइम तो लगेगा ही। खैर ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ, पहला चैप्टर था ये, बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे देखिए लेकिन आप बहुत कुछ सीखे होंगे इससे, ठीक है।
यहाँ देखिए 9वां प्रश्न है, ये परिभाषा किसने दी थी? वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियाँ जिनका उपयोग ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है, वैज्ञानिक द्वारा। किसने कहा? लुंडबर्ग ने कहा। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान तो तुरंत किया जाता है ना, तत्कालिक किया जाता है, तो तत्कालिक समस्या के समाधान में सहायक। 11वां देखिए, ऐसा अनुसंधान जिसमें विद्यालय की समस्याओं का समाधान होता है। और क्रियात्मक अनुसंधान नहीं है। अनुसंधान के अंतर्गत मतलब क्या नहीं आता? सत्य की खोज, सिद्धांत की खोज, तथ्य खोज, ये सब तो आती है, लेकिन तर्कों की खोज नहीं आती। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद हमने आपको बताया था ना कि समस्या की पहचान करना, समस्या का चयन करना। दूसरा क्या था? परिकल्पना का निर्माण करना, ना, ध्यान है आपको। आगे देखिए 14वां क्या है? अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं? तो मौलिक भी है, व्यवहारिक भी है और अर्ध सामाजिक भी है। मौलिक क्या है? फंडामेंटल रिसर्च। व्यवहारिक क्या है? अप्लाइड रिसर्च। अर्ध सामाजिक क्या है? क्वाजी सोशल। ठीक है, तो ये सभी हैं। ओके, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? उद्देश्य भैया शिक्षकों की उन्नति करना भी है, पाठ्यक्रम का विकास करना भी है, विद्यालय की उन्नति भी करना है, तो ये सभी है ना। 16 में देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान किसने प्रोत्साहित किया? शिक्षा में तो स्टीफन एस कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा में प्रोत्साहित किया। 17 में देखिए, कौन अनुसंधान का मूल प्रकार नहीं है? तो तथ्यात्मक, सैद्धांतिक और प्रयुक्त अनुसंधान, ये तो सब है, लेकिन सृजनात्मक अनुसंधान नहीं है कोई। आंसर क्या होगा? बी। 18 में देखिए, अनुसंधान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अनु किस ओर इशारा करता है? अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है, नहीं, अनु किस ओर संकेत करता है? तो ये गंभीरता, गहनता, विश्लेषणात्मकता, इनकी ओर संकेत करता है। लेकिन किसकी ओर संकेत नहीं करता है? तो उपलब्धता की ओर संकेत नहीं करता। अनु का मतलब क्या नहीं होता? अनु का मतलब उपलब्धता नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अनुसंधान कर रहे हो ना आप, अनुसंधान कर रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, तो रिसर्च के लिए आपको भैया गंभीरता की आवश्यकता है, गहनता की और विश्लेषणात्मकता की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्धता की आवश्यकता नहीं। उपलब्ध तो आप खुद ही कर लोगे जब अनुसंधान करोगे तो। ठीक है, अनुसंधान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का सृजन करना। ठीक, क्या है? ज्ञान का सृजन करना अनुसंधान का लक्ष्य। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान का सृजन करना, समस्या का समाधान करना और निष्कर्ष प्राप्त करना, यानी कि ये सभी। तो भैया देखिए, आज आपका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है, उस चौथे पेपर का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, लगभग 1.25 घंटे या 2 घंटे लग गए इसमें। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये 2 घंटे आपको बहुत प्रश्नों का उत्तर देकर जाएंगे, आपके पेपर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम कल एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। पहले चूँकि कुछ बच्चों की इच्छा है कि 4th पेपर ही पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि 4th पेपर ज़्यादा टफ है, तो हम लोग पहले 4th पेपर लेकर बैठे हैं। देखो, टफ नहीं है, ये ध्यान रखना, टफ नहीं है। जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो आप समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसी वे में आप समझ जाओगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, होप मत खोना, अच्छी तरह से सब होगा, परेशान मत होना। अच्छा पेपर है, बस समझने की कोशिश करना जैसे हम आपको समझा रहे हैं। ये जो हमने आपको बताया, इसके कुछ पॉइंट्स लिखते चले जाना, तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा, और कोई बात आपको समझ नहीं आ रही हो, किसी बात में परेशानी हो, कोई लाइन नहीं समझ आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, एक बात ज़रूर सुनना कि शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने, पहले पढ़ने में, फिर आपके सामने प्रस्तुत करने में, और वीडियो बनाने में, और इसे यहाँ पर अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो कोशिश करना कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। लाइक भी कर दिया करो, जिससे मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे। आपके लिए बनाई जाती है वीडियो, ये ध्यान रखना इस बात को। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहा करो। ठीक है, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।